हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार मुझे कंफर्म करें, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? क्लियर करें बच्चे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां पर अब हम लोग करेंगे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू बिजनेस लाइन, एडिटोरियल और पीआईबी की जो भी महत्वपूर्ण न्यूज होती है यूपीएससी के लिए, जो इंपॉर्टेंट होती है, उसका एनालिसिस। और चलिए शुरू करें। क्या क्या आज टॉपिक है, सबसे पहले उस पर बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आज जो और ये क्लास होती है सुबह 9 बजे लाइव। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं, यानी जो यूट्यूब के हैं, अगर वो लाइव इस क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको सुबह 9 बजे लाइव होना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री है ये क्लास हर एक बच्चे के लिए, लेकिन ऑब्वियस है ये मेरे ऐप पर हो रही, जिसको आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास आईफोन है तो भी, और अगर आपका एंड्रॉयड फोन है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज जिस विषय से हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे वो पहला है बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल, यानी जो हमारे संविधान की आधारिक संरचना है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक स्टेटमेंट दिया है, इसलिए वो चर्चा में आ जाता है। कर्नाटक का एक मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की आधारिक संरचना या भारत के संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर कहा है तो स्वाभाविक है, संविधान का मूल ढांचा है केशवानंद भारती केश, आप सबको पता है। उसी के बाद यह आधारिक संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत हमारे आपके सामने आया था 1973। तो यह विषय क्या है, कर्नाटक का मामला, इसके बारे में अंदर जब चलेंगे देन पढ़ेंगे तो यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी की यूनिट 1, जहां पर भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, प्रोविजंस, तो उसमें एक है, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और वो है धर्मनिरपेक्षता। इस विषय पर एक बढ़िया चर्चा, इसके साथ ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, यूनिट 6 जहां पर सिलेबस लिखा हुआ है न्यायपालिका, उसकी संरचना और वह जो भी काम करती है और उस काम के कारण जो भी विषय हमारे सामने आते हैं, तो उसका भी एक फैक्ट यहां पर हम लोग लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के रूप में, कि इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन किस प्रकार से संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण करते हैं। और जैसे ही संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण की बात करेंगे जीएस पेपर 2 में, यही सेम प्रश्न जीएस पेपर 4 के लिए भी रेलिवेंट हो जाता है। फिर इसके बाद जीएस पेपर 1 में हम लोग जब सेक्युलरिज्म शब्द बार बार पढ़ रहे हैं तो सेक्युलरिज्म शब्द एक बार कंपेयर के परिप्रेक्ष्य में, यानी तुलना के परिप्रेक्ष्य में, पेपर 1 इंडियन सोसाइटी और पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में फिर से इंट्रोड्यूस हो जाता है। आप कहेंगे सर पेपर 1 में कैसे इंट्रोड्यूस होता है? तो सेक्युलरिज्म सिलेबस का पार्ट है इंडियन सोसाइटी में, और उस सेक्युलरिज्म पर बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेक्युलरिज्म पश्चिम से कैसे अलग है। बहुत बार 2014 से लेकर के अभी तक आप देखेंगे 3 से 4 बार सेम क्वेश्चन आया, नॉट कोई रिपीट, कोई भी इसमें एसेंस का डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल शब्दों का अंतर है, लेकिन लिखना आपको वही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से कैसे अलग है। सेम ऐसा ही एक जीएस पेपर 2 में अगर आप जाएंगे तो ये सोसाइटी वाला पार्ट ही जीएस पेपर 2 में कैसे आया है, आपको पता होगा कि एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4। अगर आप देखेंगे तो उसमें सिलेबस यूनिट का जो टाइटल है, यानी जिसको हम सिलेबस कहते हैं, यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी जो और जो फॉरेन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉमन है, उसमें कंपेयर कीजिए कि कौन सा, कहां तक हम कॉमन है, कहां तक उनसे हम अलग हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से फ्रांस क्या सीख सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है
जिसमें उसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म भारत के संविधान का मूल ढांचा है। और कर्नाटक का मामला था, यानी एक धार्मिक आयोजन था, तो किसी भी सार्वजनिक आयोजन यानी पब्लिक इवेंट में धर्म के आधार पर रोक लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। जो ये बात उसने कही है, यही फ्रांस को सीखना चाहिए। अब कैसे सीखना चाहिए, तो वो अब हम लोग आगे जब डिस्कशन करेंगे तब इसको समझेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है इस टॉपिक में हिंदू का आज का, ए से और प्रीलिम्स की निगाह से। ऑब्वियसली ए से तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का डेमोक्रेसी में रोल, विजनरी डिसीजन, बहुत सारी चीजें आप यहां से डेमोक्रेसी से रिलेटेड किसी भी ए से, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार पीसीएस के ऐसे में अनेर धुनेर के राम रखवार, जिसका कोई नहीं, उसका स्वाभाविक रूप से खुदा होता है। खुदा मतलब भारतीय संस्थाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे पार्लियामेंट, ठीक है ना। इस प्रकार की चीजें तो आप ये डाल सकते हैं, कहीं से इसमें कोई इश्यू नहीं। फिर इसके बाद अगला हम लोग जो टॉपिक करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर पर आ गया है बच्चों। लेकिन आज प्राइमरी हेल्थ केयर के डॉक्टर्स से जुड़ी हुई समस्या आई है। और आपको अच्छे से पता है प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के हेल्थ इकोसिस्टम के लिए भी। यूपीएससी के प्रश्नों के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2019 में आपसे एक प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, जीएस पेपर 2 सिलेबस है शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन यानी हेल्थ। प्रश्न पूछा कि भारत निबंध में पूछा, और जीएस पेपर 2 में भी पूछा। कैसे, दोनों को एक साथ मिला रहा हूं तब आप समझ पाएंगे। जीएस पेपर 2 में अमर्त्य सेन सर का स्टेटमेंट दिया गया उनके नाम से ही, कि भारत को प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब पूरा उसका एसेंस यही था, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरा एक प्रश्न पूछा गया। फिर वही प्रश्न एक साल के बाद आपसे एसे में पूछा गया, एक साल के 3-4 साल बाद 2019 में, कि प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य में पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन का कारण, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े सारे मुद्दे आपको आने चाहिए। ठीक है, ये एसे आपसे पूछा। इसका मतलब बहुत ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक है। इसको आप अगर यहीं पर फिनिश कर देंगे तो आपका एक पूरा का पूरा एक यूनिट ही तैयार हो रही है जिस पर रेगुलर प्रश्न आ रहे हैं। तो आज हम ये दोनों विषय इसके द्वारा डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसका जो एंगल है, ये दोनों तो हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर के सामने क्या चैलेंजेस हैं, अक्सर हम करते हैं। लेकिन आज चैलेंज में एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेचारे डॉक्टर्स की क्या समस्या है। यानी मेरे बच्चे डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में इतना काम कर रहे हैं, इतना प्रेशर में, क्योंकि जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो अपने यहां बहुत 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 बिगड़ा हुआ है। तो एक डॉक्टर बहुत सारे काम करता है, यानी कि मरीज तो देखता ही देखता, उसके अलावा उससे बहुत सारी डेटा एंट्री कराई जाती है। तो इसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो डॉक्टर खुद ही डिप्रेशन में जा रहा है, जो डिप्रेशन का इलाज करने वाला खुद डिप्रेशन में जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट है। तो बहुत बढ़िया से हम प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ने जा रहे हैं। और फॉर प्रीलिम्स तो ऑब्वियस है। और जीएस पेपर 3 प्राइमरी हेल्थ केयर भारत के समावेशी विकास की नींव है, लिख लीजिएगा। फ्यूचर में ये प्रश्न आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो आर्टिकल में ये डिस्कस नहीं है, ये मेरा इनोवेटिव आइडिया है जो आपको दिया जाता है। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाए बिना भारत में समावेशी विकास संभव नहीं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी आपके घर के आसपास जो स्वास्थ्य संरचना होती है, जहां पर एक छोटा सा हॉस्पिटल, छोटा सा, जहां पर कुछ मशीनें, नर्स, और प्रारंभिक स्तर पर जब बीमारी होती वहीं पर डायग्नोस होती है, तो गंभीर बीमारी के रूप में आपके ऊपर बीमारी का बोझ नहीं आता और स्वाभाविक स्थानीय स्तर पर इलाज हो जाता है। तो शहरों में जाने का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी बचता है। तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका कम होता है। अगर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका कम होता है तो स्वाभाविक रूप से आपके पास पैसा बचता और गरीबी की रेखा में आप नहीं जाएंगे। गरीब हैं तो मान लीजिए आप तो उस रेखा में ही हैं। तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कम क्या करते हैं, कम करते हैं। फिर वो जो पैसा बचता है उस पैसे को एक फैमिली अपने परिवार के सदस्यों के हेल्थ एजुकेशन पर और अच्छे से खर्च करती है, उनके न्यूट्रिशन पर खर्च करती है। फिर वही ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट होता है, ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट होता है और प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन से बाहर आकर के देश के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो इसलिए, और जब ऐसा वो करता है तभी समावेशी विकास संभव होता है। इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाना
समावेशी विकास की के लक्ष्य को प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। ये मैंने यही बता दिया, यही याद आ गया था, यही आप लिख लीजिएगा। तो इस हिसाब से फिर बहुत कुछ, ठीक है। जैसे एक यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, भारत में स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल, ये ऐसे पूछा था, भारत में हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य देखभाल अमीरों के पक्ष में झुका है। यह निबंध यूपीएससी आपसे पूछ चुका है, आप चेक करेंगे 2009-8 के आसपास कभी पूछा। तो अमीरों के पक्ष में कैसे झुका है? स्वाभाविक है, यह आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इसी बात को बता रहा है कि जिसके पास पैसा है वही जो प्राइवेट क्लिनिक से वहां जा पाएगा, वहां से इलाज ले पाएगा। तो अमीरों के पास पैसा है और जो प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक है वही स्वाभाविक रूप से आपके पास शहरों में, कस्बों में अवेलेबल है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गायब हैं, अगर हैं भी तो उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वर्कलोड केवल मरीजों की सेवा करने का नहीं, जो भी उस पूरे एरिया का हेल्थ डेटा उसको मेंटेन करने का। अब क्लिनिक जो है उसको केवल मरीज देखने, यानी क्लिनिक में जो एमबीबीएस बैठे हुए हैं, जैसे सुनील अभिव्यक्ति क्लिनिक में एमबीबीएस होकर बैठे हैं, उन्हें केवल मरीज देखने, तो सुबह से शाम 200-400 मरीज देख करके पैसा बनाएंगे। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर के बेचारे डॉक्टर हैं, उनको मरीज भी देखना है, 200-300-400 नहीं हो सकता, 500, जहां पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके साथ उन्हें उस पूरे एरिया का हेल्थ डेटा भी डे टू डे मजबूत करना, नहीं तो सीएमओ साहब चेक करेंगे और सीएमओ साहब की मजबूरी है कि डीएम साहब उनको चेक करेंगे। तो बेचारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहा है और मेडिकल का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। निबंध देखिए, यही है, यूपीएससी को पकड़ना है, डायरेक्ट नहीं है। आप कितना भी नॉलेज गेन करो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान ही सब कुछ है। नॉलेज इज एवरीथिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। बट मेरे बच्चे, जिसका एनालिटिकल स्किल वीक है ना, वो इस एग्जाम को ठीक है खुश होगा कि आज मैंने ये पढ़ लिया, आज मैंने 8 घंटे पढ़े, आज मैंने 12 घंटे पढ़े, बट वो खुशी होगा। बेटा एनालिटिकल स्किल आपका डेवलप नहीं हो पाएगा तो आपका सिलेक्शन भी, माफ कीजिएगा, रुक जाएगा। एनालिटिकल स्किल का मतलब क्या होता है? राई को पहाड़ बनाना और पहाड़ को राई। कहावत सुनी होगी ना, राई को पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा साबित कर देना, ठीक है, और पहाड़ को राई बनाना, बड़ी बात को छोटा साबित करना। दैट्स, मेरी भाषा में इसे कहते हैं इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, IQIP। हर बात को जो छोटी होती है उसको मैं पहाड़ की तरह आपके सामने रखता हूं, हर पहाड़ को आपके सामने राई बना के कहता हूं, बेटा इसको तुम पढ़ लेना, क्योंकि इसमें यही 3-4 पॉइंट ही है, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसलिए एनालिटिकल स्किल प्रीलिम्स के लिए भी, अगर जिनको लगता है ना एनालिटिकल का मतलब क्या, सीआरआर एसएलआर पढ़ के गए, पूछा सीआरआर एसएलआर पे, लेकिन जो हम पढ़ के गए डायरेक्ट नहीं आया, तो कम से कम एनालिटिकल स्किल है, अच्छा चल भाई दिमाग को एक्टिव करो अब। तो अच्छा हाँ यार ऐसा होता है, हाँ सीआरआर घटाने से ये होता है, लिक्विडिटी बढ़ी, अच्छा लिक्विडिटी बढ़ी, अच्छा ये डायरेक्ट लिक्विडिटी बढ़ी नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि इससे इकोनॉमी में डिमांड, यानी सीआरआर कम होने से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। अरे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, सीआरआर किताब में लिखा नहीं, किताब में लिखा इससे लिक्विडिटी बढ़ती, ये कह रहा डिमांड बढ़ती। हाँ यार सुनील सर कहते थे हमेशा लेक्चर में अपने, कहते हैं कि कंजम्पशन कंजम्पशन, डिमांड डिमांड इकोनॉमी का मेन इंजन है। यार ये बात तो सही है, हाँ हाँ ठीक ठीक, इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल। डायरेक्ट क्या, जीएसटी। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसे अब आपसे पूछा, यही एनालिटिकल स्किल थोड़ा सा आप लोगों को लेक्चर कर दूं जिससे आप थोड़ी सी मजबूत स्थिति में पहुंचे। कहां गया भैया, हाँ एक पहेली, कानून ड्रम। अब ये क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जीएसटी को लेकर के, इसलिए जीएस पेपर 2 भी लगाया गया। इसको मैं एनालिटिकल स्किल जो मैं आपको डिफाइन कर रहा था, अब इस टॉपिक से डिफाइन कर दूं तो और अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसमें डायरेक्ट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जीएसटी के स्लैब पहले 4 हुआ करते थे, वो 40+% वाला मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, उनको छोड़ दीजिए। यानी 5%, 12%, 18% और 28%। अब उसने क्या किया, 28 वाले को 18 में कर दिया, 12 वाले को 5 में कर दिया, यानी केवल अब 2 स्लैब रह गए। एक लग्जरी आइटम्स का रह गया, वो अलग चीज है, या सिन गुड्स का रह गया 40+%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी, इंडियन पॉलिटी यानी गवर्नमेंट पॉलिसी, सिंपल है। सामान्य रूप से देखेंगे तो ये दिखेगा कि सरकार ने ये टैक्स
कम कर दिया। लेकिन अब एनालिटिकल क्वालिटी क्या है, जीएस पेपर 2 के हिसाब से अगर इसको हम पढ़ेंगे तो यह गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। लेकिन जैसे ही आप जीएस पेपर 3 की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहीं से आपका एनालिटिकल स्किल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा एनालिटिकल स्किल? अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये क्या ही हो गया, क्या दब गया मुझसे? ओए होए प्रीसेट। ये तो मान लो किसी दिन मैं निक्कर उक्कर पहन के भी क्लास लेता हूं, ये तो मेरी बैंड ही बजा देगा। इसलिए देखो, आज आज भी मैं पजामा पहन के आया था। मुझे पता था कि अगर मैंने भूल से भी कोई बटन दबाई, ये नया कैमरा है तो ये जो नया कैमरा है ये थोड़ा थोड़ा दुखी कर देता है, क्योंकि इसमें इतनी बटन है, छोटी 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 छोटी, और ये कोई भी दब जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। हाँ, तो इसका मतलब जब हम पेपर 2 देख रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन जैसे हम जीएस पेपर 3 पे जा रहे हैं, एनालिटिकल स्किल, कि भैया आज का टॉपिक यही है, एनालिटिकल स्किल। ये कह रहा है कि जीएसटी में जो ये रेट कम हुआ है, इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। आप सबको बहुत पहले से पता है, आज यही आर्टिकल भी लिखा गया कि इससे कैसे डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी के, मैं नहीं बोल रहा हूं, आज मैंने अपना कोई फैक्ट इसमें नहीं लगाया है। 4 ग्रोथ इंजन इन्होंने जो बताए हैं आर्टिकल में वो लगे हुए हैं, मेरे वाले ही हैं। लेकिन हमारा वाला जो होता है वो अभी से पूरा होलिस्टिक होता है। इन्होंने पॉइंट पॉइंट में, तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई 4 ग्रोथ के इंजन होते हैं। 4 ग्रोथ के जीडीपी के इंजन में से एक इंजन ताकतवर होने जा रहा है, जिसे कहते हैं डिमांड, हाउस होल्ड की डिमांड। डिमांड इंडिया की जीडीपी में 60% का योगदान करता है, ऐसा आर्टिकल में लिखा गया। तो यानी जीएसटी से जब 60% डिमांड बढ़ करके और हमारी इकोनॉमी को बढ़ाए और इंप्लॉयमेंट को जनरेट करे, इस चीज को अगर आप समझें तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल है। पॉइंट इज क्लियर बेटे? एनालिटिकल स्किल माई बाप है इस एग्जाम का। तो चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो, मेंस का कोई भी सिस्टम हो, और एनालिटिकल स्किल के हिसाब से ही आपको क्लासेस लेनी चाहिए। एक बार यहां मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे, कल मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट करी, एक बार बच्चों आप सबसे कमेंट चाहूंगा जो हिस्ट्री क्लास में थे, मुझे बताएं क्या इसी तर्ज पर वहां पर कल यानी पहले लेक्चर में एनालिटिकल स्किल डेवलप करने की कोशिश हुई कि नहीं हुई? यानी जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उससे अलग हट करके, एक बार जो भी बच्चे हैं, इससे कि जो और बच्चे हैं कमेंट उसको पढ़ सकें, क्योंकि कमेंट सबका सबको दिखाई देता है, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हर चीज में एनालिटिकल स्किल की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है उसमें मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी पूरा ध्यान रख रहा हूं, यानी हिंदी और इंग्लिश साथ पढ़ा रहा हूं। यानी अगर मैंने एक पैराग्राफ हिंदी में बोला तो फिर उसको इंग्लिश में भी बोलता हूं, जिससे कि दोनों बच्चों को फायदा हो जाए, याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? एक बार हिस्ट्री ऑप्शनल वाला आप सब बताएंगे। ठीक है, तो पारुल जी सर बहुत ही परफेक्ट, गरिमा, कीर्ति, प्रीति, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको एनालिटिकल स्किल पर जाना। भी 11:30 बजे हिंदी साहित्य का आज पहला लेक्चर होने जा रहा है नए बैच का, ठीक है। तो वो भी अपने आप में इसी लेवल पर जाने वाला है, यानी एक अलग लेवल पर। चूंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सुनील अभिव्यक्ति क्या पढ़ाते हैं या कौन क्या पढ़ाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि यार एग्जामिनेशन हॉल में तुम कैरी कर पाओगे कि नहीं। तो जैसे एनवायरमेंट आप जब पढ़ते हैं तो, या डेवलपमेंट पढ़ते हैं हिमालयन स्टेट का, तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, जरा ध्यान से सुनिएगा, कैरिंग कैपेसिटी, यानी वहन करने की क्षमता। तो जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं यानी पर्यावरणविद हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं भैया ये जो पहाड़ी एरिया है इसमें विकास का कार्य बहुत ज्यादा हो गया है, या वहां की धरती की वहन करने की क्षमता कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है। और जब आप कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा कहीं पर खुदाई कर देंगे, ड्रिलिंग कर देंगे, वहां पर कंस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, निर्माण कार्य बनाएंगे, तो परिणाम क्या होगा? लैंडस्लाइड, भूस्खलन, इस प्रकार की चीजें घटित होंगी। इसी को बोलते हैं मानव जनित आपदा। तो कैरिंग कैपेसिटी मेरे प्यारे बच्चों केवल इस पृथ्वी की नहीं है, केवल इस पृथ्वी के भूगोल की नहीं है। कैरिंग कैपेसिटी केवल हिमालयी राज्यों की नहीं या किसी अन्य राज्य की नहीं, कैरिंग कैपेसिटी आपकी यूपीएससी की
जर्नी की भी है कि आप जो पढ़ते हैं क्या उससे एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी कर पाएंगे। जिस दिन, लिख लीजिएगा, जो आप पढ़ते हैं क्या उससे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्री या मेंस देने जाएंगे उसको कैरी कर पाएंगे। अगर आपकी कैरिंग कैपेसिटी अच्छी हुई तब तो आप प्रीलिम्स मेंस निकालेंगे, अगर नहीं हो रही है तो फिर पढ़ाई बेकार है। तो कैरिंग कैपेसिटी आपकी भी है। कैरिंग कैपेसिटी मींस कि जो पढ़ रहे हैं वो सस्टेन है कि नहीं, सस्टेनेबल है कि नहीं, यानी जो विकास कार्य पहाड़ी एरिया में हो रहा है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, यही है कैरिंग कैपेसिटी। वही कैरिंग कैपेसिटी आपके लिए। सो ऑलवेज कैरिंग कैपेसिटी पर फोकस कीजिएगा आप सब लोग, ठीक है ना, वहन करने की क्षमता। तो पढ़ना ऐसा है कि वो इस्तेमाल हो सके, दैट्स कॉल्ड एनालिटिकल। और इस बार की जो टेस्ट सीरीज भी होगी इसी फंडे पर है, एनालिटिकल स्किल ही डेवलप करना, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स चाहिए तो आप लोगों के पैटर्न पर नहीं, अब थोड़े और घुसेंगे और घुसेंगे और घुसेंगे। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक होगा ए से और प्रीलिम्स की निगाह से। फिर इसके बाद एक टाइफून आया है, सुपर टाइफून रागासा। रागासा फिलीपींस में आया था, अब चाइना में आ गया है। तो आप देखिए 4 लाख लोगों को चाइना ने इवैक्यूएट किया। इसका मतलब रागासा एक बड़ा सुपर टाइफून। अब ये सुपर टाइफून क्या है, कैसे बनते हैं, और इनके बनने के नेचुरल रीजंस क्या हैं, और ऑब्वियसली जब गर्मी ज्यादा तो इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज यानी यही गर्मी वाला, तो एक नेचुरल रीजन है, चक्रवात बनेंगे ही बनेंगे, अपने रोक नहीं सकते। बट उसके साथ साथ इसको कैसे बढ़ावा मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, इस विषय पर चर्चा। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी यूनिट नंबर 4 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमिना, महत्वपूर्ण भूगोल की घटनाएं। जीएस पेपर 3 एक एनवायरमेंट यानी पर्यावरण संरक्षण, डिजास्टर मैनेजमेंट ए से, और प्रीलिम्स की निगाह से आपदा वगैरह पर ए से कुछ भी। तो ये हमारे सारे टॉपिक हो गए। फिर इसके बाद आज का एक अच्छा टॉपिक है जो हम लोग बहुत बारी पढ़ चुके हैं, बट ये डी सुब्बाराव सर ने लिखा था, बढ़िया लिखते हैं इसलिए ये टॉपिक आपको दिया गया। बिजनेस लाइन में अमेरिका को भारत के खिलाफ ट्रंप के व्यापार युद्ध पर पछतावा होगा, यानी एक समझिए पूरा निष्कर्ष है इस टॉपिक में। क्या निष्कर्ष है? जो अमेरिका और भारत में जो कुछ भी चल रहा है, तो डी सुब्बाराव साहब अर्थशास्त्री, स्वाभाविक है, उन्होंने लिखा कि शॉर्ट टर्म में इंडिया को नुकसान होने वाला है। ध्यान से समझिएगा। और बहुत सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स भी मैंने लगाए कि शॉर्ट टर्म में इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन लगभग जितने भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं, आर्थिक सिद्धांत, उनके आधार पर आप देखेंगे, चाहे वो कीन्स का हो, चाहे रिकार्डो का हो, एडम स्मिथ का हो, लॉन्ग टर्म में इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक नुकसान भी अमेरिका को होने वाला है। क्या डेटा है वो बात करूंगा। दूसरा इन्होंने उठाया है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स को होगा, यानी भारत को लेकर के, चाहे इंडो पैसिफिक हो या विश्व के अन्य क्षेत्रों हो, अमेरिका का एक प्लान था, और ये प्लान 21st सेंचुरी की शुरुआत यानी 2000 के दशक की शुरुआत से केवल कोई एक राजनीतिक दल नहीं, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स, दोनों का रहा है कि भारत उनका, यानी भारत को अपना एक विश्वस्त पार्टनर बनाना है। और मोदी ने, ध्यान से समझिएगा, मोदी ने इस बात का संकेत भी दिया पूरी तरीके से कि भारत अमेरिका का मजबूत दोस्त बनने की तरफ बढ़ रहा है। आपने नोटिस किया पिछले 10 वर्षों में मोदी जी अमेरिका को कितनी इंपॉर्टेंस दिया, ना जाने कितनी बार अमेरिका गए। एक प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में यार उस बंदे का प्रचार किया कि इनको वोट दो, यानी सीधा डेमोक्रेट से दुश्मनी, समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हाउडी मोदी गुजरात में खराया, लेकिन वही वाशिंगटन अभी भी इस बात से एग्री नहीं कर पा रहा है कि भारत की ग्लोबल ऑर्डर में एक मजबूत भूमिका हो, जो उसके सेल्फ एस्टीम, उसके एस्पिरेशन, आत्मसमादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। ऐसा अभी तक वाशिंगटन अपनी नीतियों में कुछ दिखा नहीं पाया है। तो हमारे संबंध खटास भरे रहे आजादी के बाद से लेकर के आज तक, बीच बीच में हमने पॉजिटिव्स किए हैं, लेकिन वैसे पॉजिटिव तो हर एक देश के साथ, हर एक देश का होता है। तो यहां यही है कि जियोपॉलिटिकली एक बहुत मजबूत सहयोगी अमेरिका खो रहा है, जबकि अमेरिका को भी पता है, और यूपीएससी ने यह प्रश्न भी डाला है जीएस पेपर 2 आईआर में कि अस्तित्व के संकट, यानी
उसके एग्जिस्टेंस के सामने जो सबसे बड़ी क्राइसिस हो सकती है, सबसे बड़ी मुसीबत हो सकती है, वो कोल्ड वॉर के टाइम के यूएसएसआर के मुकाबले चाइना ज्यादा खतरनाक है उसके लिए, यानी उसके अस्तित्व के संकट के लिए प्रश्न था कि इस कोल्ड वॉर के समय में यूएसएसआर जितना खतरनाक था उससे ज्यादा खतरनाक अभी चाइना है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए स्वाभाविक रूप से आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद, क्या उसको दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी? अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स वो इस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में जो लोग शामिल हैं वो भी, जो भारत के आईटी सेक्टर को हिट किया गया है H1B वीजा के द्वारा, उन्होंने भी उस पर प्रश्न उठा दिया। अब जो इतिहास के गंभीर अभ्यर्थी रहे, एस्पिरेंट रहे, छात्र रहे जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, या जिन्होंने इतिहास वगैरह ऐसे जानकारी के लिए खूब अच्छे से पढ़ा, 10th में 12th में जो भी सिलेबस था, तो उसमें भी विश्व युद्ध वगैरह आ ही जाता है। मेरे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका दूर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अमेरिका दूर था जब तक पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक नहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि जो आप अगर आंख बंद करके विजुलाइज करें अमेरिका की ज्योग्राफिकल कंडीशन, अमेरिका की जो भौगोलिक दशा है या अमेरिका का जो भूगोल है, तो अमेरिका की भौगोलिक दशा को जब आप देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि यार बंदा एक कॉन्टिनेंट में अकेला है, जो साथ में है कनाडा, ऑब्वियस है वो अमेरिका ही है, बोलने की आवश्यकता नहीं। यानी पूरे कॉन्टिनेंट में शांति, और अगर एशिया के देश और यूरोप के देशों से देखें तो उनकी अच्छी खासी दूरी, तो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि वह प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध से दूर रह सकता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में मैंने बताया कि कब आया, वो लेट आया। लेकिन आज ये अमेरिका, और आपको लिखना ही है, आज अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को ये समझना होगा, वहां के नीति निर्माताओं को समझना, और वो समझते हैं। ऐसा नहीं कि मैं और आप, हम इंडियंस उनको समझाएंगे, वो समझते हैं कि अब अगर कोई तीसरा विश्व युद्ध होगा तो आप शानदार पृथक्करण, उनकी नीति को हिंदी में बोला जाता था शानदार पृथक्करण की नीति, सेपरेशन, प्रथम विश्व युद्ध में अपनाया, सेकंड में तब तक नहीं अपना आया जब तक कि उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। शानदार पृथक्करण की नीति। तो आप गुरु प्रथम और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो शानदार पृथक्करण की नीति पे चल सकते थे, विश्व युद्ध के दौर में भी आपका नुकसान नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, कमेंट करिए कि क्या आज का होने वाला युद्ध प्रथम और सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह होगा? उस समय ना मिसाइलें थी जो 5,000 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकें, ना ही जो वॉर का साइबर सिस्टम होता है वो था। तो इसका मतलब है ऐसे हथियार नहीं थे जो स्वाभाविक रूप से, व्यापक स्तर की बात मैं कर रहा हूं, थे तो या तो रशिया के पास थे या तो अमेरिका के पास थे। अब जो युद्ध होंगे उसमें आप पृथक नहीं रह पाएंगे, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अगर युद्ध होता है, ठीक है, चाइना हमारे सर पे हमें परेशान करेगा पाकिस्तान के साथ मिल करके, लेकिन वह परेशानी अमेरिका की भी होगी। तो ऐसे में अमेरिका को भारत जैसा सहयोगी चाहिए, और भारत को भी अमेरिका जैसा सहयोगी चाहिए ही चाहिए। अब विश्व युद्ध जब होंगे उनका नेचर बदलेगा, और विश्व युद्ध होंगे होंगे बच्चे, इसको आप रोक नहीं सकते। 100 साल बाद, 50 साल बाद ये होना है। लेकिन अब का युद्ध सीमाओं पर कम लड़ा जाएगा, एक सीमा से दूसरी सीमा में ड्रोन के द्वारा ज्यादा लड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब अमेरिका अलग नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी, तो ये मुद्दा है। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, 1 मिनट के लिए भाई देखिए, आ गया है आज से पाल मेथड पर जो मेरी मेंटरशिप है। मेरी मतलब जब मैं कहूं तो जैसे आप अन्य जगहों पर ऐड होता है कि मेंटरशिप, तो वहां मेंटरशिप आपको कोई मेंटर मिलता है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो मेंटर नहीं है। तो यहां पर तुरंत मुझको आप लोगों से अलग करिएगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर ही यही है, मैंने फ्यूचर यही डिसाइड किया। जैसे हिस्ट्री, इतना बढ़िया लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है, खत्म करूंगा, अब वही अगले साल बच्चे आएंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनको हिस्ट्री में मैं मेंटरशिप दूंगा। पॉइंट को पकड़िएगा, क्योंकि 6 महीने अगर आप लेक्चर लेंगे, 8 महीना, तो फिर तो आपका हो गया। तो मेंटरशिप ये मेरा फ्यूचर का विजन है, और इसी से मैं 100 में से 20 रिजल्ट कर दूंगा। ये भी उतना ही फिक्स है। अभी आपको हाइपरबोलिक लगेगा, लेकिन ये होने वाला है। तो आज उसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट आ गया है। तो
तो मैंने क्या बोला, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे जीएस हो, एसे हो, प्री हो, मेंस हो, तो ये जरा देख लीजिएगा कैसा फॉर्मेट है। पर्सनलाइज एडॉप्टिव लर्निंग, यानी हर एक बच्चे की अपनी नीड होती है, हर एक बच्चे की अपनी ताकत होती है। अभी तक मैं पर्सनल मेंटरशिप स्वाभाविक अपने फोन से बच्चों के साथ कनेक्ट रह करके हर एक चीज, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए मैं चला रहा था। अब उसमें एक साइंटिफिक वर्जन लग गया, और वो साइंटिफिक वर्जन इसी पर्सनलाइज एडॉप्टिव लर्निंग मेथड पर ही है। वो क्या है एक बार आपको दिखाता हूं, और फिर उसके बाद बात करता हूं। आज से यह सभी बच्चों के पास जाना शुरू हो जाएगा, यानी जो बच्चे दिल्ली या दिल्ली के नहीं हैं, काफी बच्चे दिल्ली के जो मेंटरशिप लिए हुए, जो बच्चे दिल्ली के नहीं हैं उनके साथ गूगल मीट आज से स्टार्ट होगी एक एक करके। दूसरा, जो बच्चे दिल्ली के हैं उनको बुलाया जाएगा सैटरडे को एक एक करके, यानी दिल्ली के जो बच्चे हैं जो मेंटरशिप में हैं, काफी बच्चे हैं, तो उनको बुलाया जाएगा और उनको फिजिकली यहीं पर एक एक चीज फिल करके दी जाएगी। क्या क्या है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम बेटा, जैसे अब देखिए आप, ये तो हो गया ऑब्वियस है। ये मेरी फोटो मैंने केवल इसलिए लगाई कि हंसती हुई फोटो, आपको हमेशा एक पॉजिटिव सा फील हो। पर्सनल मेंटरशिप, सबसे पहले आपको जो हमारी तरफ से दिया जाएगा वो है स्टूडेंट डिटेल, यानी आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो उसका प्रिंट निकालेंगे, निकालना ही पड़ेगा, चाहे एक दिन लगे 2 दिन, कहीं से भी आपको उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसमें आपको लिख करके, आपको अलग से नहीं निकालना, मैं इसमें सब कुछ लिख के दूंगा, आपका नाम वाम, बस आपको जो मैं लिख के दूंगा उसका प्रिंट निकालना है, ये नहीं निकालना है, ठीक है। ये तो एक मॉडल है जो मेरे लिए। स्टूडेंट की डिटेल यानी आपका नाम रहेगा, ध्यान से देखिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे ऊपर, चूंकि मैं गॉड मानता हूं, वो रहेगा। फिर रिपोर्ट पीरियड रहेगा, याद रखिएगा रिपोर्ट पीरियड यानी कि किस डेट से किस डेट की रिपोर्टिंग आप मुझे करेंगे, ठीक है, वो मैं दूंगा। 1 से 15, 15 से 30, कुछ भी। टास्क पीरियड यानी आप जो भी टास्क होगा उसको कितने समय में पूरा करेंगे, यानी पहले टास्क ऐसा समझिए, फिर टास्क का पीरियड मैं निर्धारित करूंगा, यानी आपके ऊपर ऑनलाइन डंडा चल गया, नहीं करोगे तो झेलोगे, ठीक है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होगा, यानी पहले हो गया टास्क, फिर हो गया परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस होगा उसमें आप पैरामीटर्स, रिमार्क्स और ग्रेड इस प्रकार से दी जाएगी। और पैरामीटर में अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब है कि डेली आप मुझे व्हाट्सएप पे जो अपडेट होती है ना वो करनी है, जो नहीं करेगा तो उसकी अटेंडेंस यहां पर क्या होगी, खराब होती चली जाएगी। और फिर उसके बाद उसको ग्रेड दिया जाएगा 1 to 10 में, कि भाई अटेंडेंस के लेवल पर आपकी ग्रेड 1 है या 10 है या इसके बीच में है। फिर इसके बाद आप डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ये मेरे ऊपर है कि मैं किस बच्चे को कितना क्या रिमार्क दूंगा उसके डिसिप्लिन के ऊपर। सिंपल सी बात है, क्या ग्रेड दूंगा मेरे ऊपर, चूंकि मुझे पता लग जाता है कि कौन बच्चा किस माहौल में चल रहा है। फिर इसके बाद होता है डेली टारगेट्स पर आप कितना काम कर रहे हैं, उस पर भी मैं रिमार्क दूंगा, ग्रेड दूंगा। टेस्ट परफॉर्मेंस जितनी भी होंगी, अब यहां पर आदित्य सर उसको मैनेज करेंगे, यानी ये कॉलम उनके लिए, क्योंकि टेस्ट परफॉर्मेंस वही चेक करते हैं, तो यहां पर ये भी आपका फिल होगा, ठीक है। अभी देखते जाइए आप। फिर इसके बाद प्रीलिम्स, और ये कोई ऐड नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये ऐड नहीं है बेटे, ये केवल बस दिखा दे रहा हूं कि जिससे जो बच्चे हिंदू फॉलो करते हैं उसी में से पर्सनल मेंटरशिप में भी है, तो इससे ये हो जाएगा कि मुझे एक बार मैं बता दिया तो अब आप लोगों को बहुत ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। ये कोई वो नहीं है, ये देखिए ये बन के आ गया है, ठीक है ना, ये बना हुआ है। इसको मैं अभी एक प्रिंट निकाल के आपको दिखाते हैं, यानी प्रिंटर वगैरह सब हमारे पास है ही है। 1 मिनट में बस मैं आपको प्रिंट दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए आप, तो ये रेडी मटेरियल है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी इसमें प्रिंटर में थोड़ा सा
ए भाई हट। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा इसमें समय लग जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, निकालने में प्रिंट तो। हाँ, श्लोक श्लोक कह रहे हैं कि सर जो पहले से मेंटरशिप में, अरे बेटा पहले से नहीं, देखो फिर वही बात, आप लोगों को मेंटरशिप की फीस थोड़ी सी महंगी लगेगी, लेकिन जो लॉजिकल बच्चा होगा उसे बिल्कुल नहीं लगने वाली। जो पिछले साल मेंटरशिप में थे, इस साल उनसे 1 रुपया नहीं लिया गया है। पूरा मेंटरशिप 1 साल का, यानी 1 साल नहीं, एक अटेम्प्ट का पूरा एक्सटेंड किया गया है। यानी 1 साल की मेंटरशिप में 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट, यानी कुल मिला के 3 साल। अगर आप 3 साल का, और उसमें मेरे सारे कोर्स आपको शामिल हैं, भाई साहब हर महीने ना 1000-2000 रुपए भी मैं नहीं ले रहा हूं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कोई हमारे स्टाफ को फोन करके, आदित्य सर आप लोग इतनी फीस लेते हैं, ये करते हैं। अरे भाई क्या ही बोला जाए ऐसे। आप अपने ऊपर ध्यान कीजिए। दूसरों के ऊपर प्रश्न उठा देना दुनिया का सबसे आसान काम है। अपने व्यक्तित्व में सुधार करना ये सबके लिए होना चाहिए, लेकिन दूसरे पर क्वेश्चन उठाना हम सबकी आदत है। अपने अंदर रिफॉर्म करना हमें पसंद ही नहीं। हम तो फेल हैं, तो सुनील सर की वजह से या किसी और कोचिंग वाले की वजह से। अगर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो एक ही रीजन है, मोदी या जो और भी स्टेट के सीएम्स हैं, वही रीजन है। अरे भाई रोजगार अगर गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो सबको मिल ही नहीं सकता। 1000 सीट यूपीएससी की है, भरते हैं 10 लाख लोग फॉर्म। उसके लिए कौन सी सरकार को आप जिम्मेदार देंगे? यही हाल है एसएससी, यही हाल हर एक एग्जाम का। हाँ, वो अगर एग्जाम के ऑपरेशन में कोई गलती करते हैं देन उनके ऊपर क्वेश्चन। तो आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए ना बच्चे, कि आप कोई भी काम, जैसे आप कुंभकारी का काम कर रहे हैं, आप सिलाई का काम कर रहे हैं, तो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि पीटर इंग्लैंड वाले आपके उस गांव में जाकर के आपसे कॉन्ट्रैक्ट करें। लेकिन इस पर हमारा ध्यान जाता नहीं। हमारा ध्यान तो अरे भैया क्या बताएं, जिंदगी तो ऐसी है, जो अमीर है वो अमीर है, जो, अब भैया हम लोग क्या ही बताएं। अरे जो अमीर है कभी आपने देखा? सब लोग आलोचना कर देंगे कि ये जो अमीर है ये रॉल्स रॉयस से चलता है। आपने उसकी जर्नी देखिए कि उसने कितने लो से स्टार्ट किया है, 22-22 घंटे काम किया है, सोया नहीं है, बीमार हो गया है। तो मेरे बच्चे सब तपस्या है, ये जीवन ही तपस्या है। पहले ऋषि महात्मा तपस्या करके ढेर सारी किताबें लिखते थे, वेद वगैरह आयुर्वेद वगैरह जो आज आप दवा यूज कर रहे हैं। अभी क्यों आयुर्वेद पर अच्छी किताब नहीं लिखेगी? क्योंकि उस समय तपस्वी थे, आज ही नहीं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखें कि जो भी मैं फीस बोलता हूं वो बहुत कम होता है। तो पीछे जितने भी बच्चे हैं, आप सबके हर ग्रुप में हो, 1 पैसा किसी से नहीं लिया। तो इसका मतलब 2 अटेम्प्ट की पूरी जिम्मेदारी, यानी 3 सालों की पूरी जिम्मेदारी है ये। ठीक है, फिर आते हैं प्रीलिम्स मेंस एशिया ऑप्शनल टास्क। जरा देखिएगा इस टास्क में क्या, ये आज बताना बहुत आवश्यक है। कैटेगरी, सब्जेक्ट एंड पेपर्स, वीकली टास्क, मंथली टास्क। यानी ये मैं लिखूंगा आपसे पूछ करके, मेरी हैंड राइटिंग में, टाइपिंग में नहीं जाएगा। ये मेरी हैंड राइटिंग, यानी निकालूंगा, लिखूंगा, इसके बाद आप सबको बढ़िया सा फोटो खींच के पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। फिर आप उसको प्रिंट निकालेंगे या भेज दूंगा आप उसको, ठीक है ना? प्रिंट निकालेंगे। तो आप देखिए, जैसे प्रीलिम्स 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 6 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। हो गया, यही है ना? अब इस पर वीकली टास्क आपको जाएगा, और ऐसे नहीं कि सब जा रहा है। जैसे अभी मान लीजिए हमारी क्लास में क्या चल रहा है अभी, सर मॉडर्न इंडिया दे रहे हैं, तो हम मॉडर्न इंडिया का यहां लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये अलग चलेगा क्लास का पैटर्न, यानी एक मिक्स। जैसे मैं 15-16 अक्टूबर से इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो फिर वहां पर आएगा पॉलिटी, टिक लगेगा पॉलिटी। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट चल रहा है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, वीकली टास्क, मंथली टास्क। और ये कैसा होगा? ये हमारी टीम इसको फिल करेगी। यानी रवि सर अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो यहां पर फिल करेंगे, उनके पास ये फॉर्म जाएगा। आदित्य सर पढ़ा रहे हैं तो ये फॉर्म उनके पास जाएगा। ठीक है ना? कि एक हफ्ते का वो लिख करके दें क्या क्या देने जा रहे हैं, जिससे आप एकदम साइंटिफिक चल पाए। एक दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं क्लास ले चुके हैं या मेरे यहां कई साल से पढ़ रहे, उनको लग रहा है कि अब उनको पॉलिटी, इकोनॉमी या ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मुझे जब उनसे बात होगी पर्सनल मेंटरशिप में, तो मुझे बता देंगे कि सर मैं क्लास नहीं लूंगा, मेरी ये
प्रायोरिटी है, ये मेरा स्ट्रांग एरिया, आप इसके अकॉर्डिंग बनाइए। तो उनको क्लास लेने की जरूरत है, उनको उनके अकॉर्डिंग बना दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है, एक मेरे क्लास के हिसाब से चलेगा, वो आपसे पूछा जाएगा, और एक, ठीक है, तो ये हो गया आपका हर एक सब्जेक्ट का, ये हो गया प्री, यानी जो सबसे बड़ी बाधा उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है। नहीं तो आपको पता है मैं अमूमन मेंस सबसे ऊपर रखता हूं। फिर उसके बाद आता है मेंस, जीएस पेपर 1 2 3 4 ए से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑब्वियस ऑप्शनल, ठीक है, इनका वीकली मंथली टास्क। अब ये हो गया पूरा टास्क, अब आएगा सबसे भयानक, मेंटर्स फीडबैक। अब ये मैं पूरा यहां लिखूंगा, ये वैसे ही हो गया जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता है। और मैं आपको ताकत बताता हूं एआई की, जो मेरे यहां पर कंटेंट का काम करते हैं, यानी हमारी जो पीडीएफ्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, जिनको हायर किया गया हमारी टीम की तरफ से, आपको ये भी दिखा रहा हूं कि आपको कैसे चीजों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ना है। ये उन्होंने बनाया है SAPMP, इधर देखिएगा, ये अगर आपको दिखे, सॉरी नहीं दिख रहा है, ये उन्होंने बनाया, जो डिजाइनर हैं, आप तकनीक की ताकत देखिएगा, ये उन्होंने बनाया है, ऐसे लिखा है, ऐसे मेरी फोटो लगाई है, ऐसे ऐसे, और ये नीचे मेरे लिए छोड़ दिया है, ये है डिजाइनर साहब। और ये जो बनाया है, ये मैंने बनाया है, ध्यान से समझिए, किसने बनाया है? मैंने बनाया है। किसकी मदद से? कैनवा एआई की मदद से। आप देख सकते हैं, ये वाला जो आपके सामने है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है। तो आप इसी से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कि जो, इसीलिए कहा जाता है कि जो एआई है, ये उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जो दूसरों से एआई को यूज करने में पीछे हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी एक एआई स्किल्ड वर्कर होंगे, टीचर होंगे, और एक एआई अनस्किल्ड वर्कर होंगे, टीचर होंगे, जो थोड़ा कम एआई को यूज करेंगे। तो ये लड़ाई बहुत गहरी होने वाली। अब आप सोचिए कि ये डिजाइन मैंने बनाया, वो डिजाइन मेरे डिजाइनर ने बनाई। तमाम समझाने के बाद तब मैंने कहा नहीं लाओ, मैं कल बैठा दोपहर में, फिर आधे घंटे 40 मिनट में, दोपहर में या शाम को मैंने बना लिया, यानी हिस्ट्री के लेक्चर के बाद मैंने यही काम किया, और बहुत कम टाइम में बना, केवल बेहतर कमांड और जो जो मुझे चाहिए था मैंने दे दिया। तो ये देख सकते हैं, ये डिजाइन भी एक टीचर ही अब बना ले रहा, बिकॉज ऑफ द एआई। और आने वाले समय में जैसे आप फोन लेते हैं, सैमसंग का 1 2 3 4 5 6 वर्जन, आईफोन का 1 2 से 17 वर्जन, कंप्यूटर पहले कैसे होते थे अभी कैसे होते हैं, लैपटॉप पहले कैसे होते थे अभी कैसे होते हैं, टैब पहले कैसे होते थे अभी, तो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होती जाएगी। तो इसीलिए इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चों, ये मेंटरशिप सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगी। ये पूरी इंडस्ट्री में इसी बात की चर्चा है, कहीं भी मैं बैठता हूं किसी के साथ भी, सब यही कहते हैं कि आने वाले समय पर्सनल मेंटरशिप का। तो आप इसको समझ लीजिएगा। और ये मैं आज से नहीं, जब से मैंने वो प्लेटफॉर्म छोड़े हैं, तब से यही चीज आप लोगों को पिच कर रहा हूं, समय मेंटरशिप का। फॉर एग्जाम्पल, आज इस पर मैं काफी बातचीत करूंगा, आपको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि आपने हिंदू पढ़ा और आपका हो गया। मेंटरशिप यानी पर्सनलाइज का मतलब यही कि जैसे मैंने हिस्ट्री का लेक्चर है, अब मैंने 6 महीने पढ़ाया, लेक्चर पूरा खत्म हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अब अगले साल जो बच्चा 28 में देगा या 27 में देगा, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, अब उसको मिलेगी हिस्ट्री ऑप्शनल की मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब क्या, कि क्लास कल से शुरू हो रही, एक दिन पहले बच्चों आप लोगों को एंशिएंट इंडिया से शुरू करना है। कॉपी पेन निकालिए और पूरा मोड ऑफ द लेक्चर, कैसे आपको देखना है, पॉइंट को पकड़िए, कैसे आपको उस लेक्चर को देखना है, क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, पीवाईक्यू कैसे देखना है, ये 1 2 3 लेक्चर में बच्चों को पहले बता दिया गया। उसके बाद बच्चों ने 4 दिन 5 दिन वह लेक्चर देखा, नोट किया, छठे दिन टीचर बैठ गया, चल बट्टे सब समझ में आए, कोई डाउट है, यानी सुनील अभिव्यक्ति को केवल हफ्ते में 2 या 2 लेक्चर लेना पड़ा, और बच्चे ने 4 दिन क्लास की। और सुनील अभिव्यक्ति ने क्या किया? तो ये जो टीचिंग मेथड है ना, ये आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाए। क्योंकि अभी क्या रहा, सुबह शाम हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, फंस रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मॉनिटरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। इंडिया की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो समस्या आप लोग
पढ़ते ना, मॉनिटरिंग की कमी, यानी तब हम पढ़ते हैं भाई मॉनिटरिंग कैसे, सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आप देखिएगा टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो रही, मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज करता है वो भी चैट जीपीटी का मेरे जैसा ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको टीचर की जरूरत तब पड़ेगी जब वह एक एंगल पे जाके फंसेगा कि सर मैंने ये पॉइंट तो समझ लिया, लेकिन ये दूसरा वाला पॉइंट थोड़ा दिमाग से बाहर जा रहा है, या मैं सोच नहीं पा रहा हूं। तो मेंटरशिप इज न्यू नॉर्मल इन यूपीएससी स्ट्रेटजी में, केवल यूपीएससी नहीं, हर एक एग्जाम में आने वाले समय में ये जो 1-to-1 मेंटरशिप होगी। लेकिन मेंटरशिप मींस फिर मैं कहूंगा, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसने अभी वो उत्तराखंड से मुखर्जी नगर आई, तो उसको किसी ने ऑफर कर दिया कि जो है कहीं पर 5,000 की मेंटरशिप, उसने मुझसे बताया, मिल रही, जिसमें हफ्ते में एक दिन 10 मिनट के लिए टीचर मिलेगा, मतलब एक मेंटर मिलेगा। और वो मेरी मेंटरशिप में उसने मुझे ये सब बताया। मैंने उसको क्या बोला, मैं कहा बेटे तू ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वो भाई अभी से कोई बाहर से आया है, उसका मुखर्जी नगर में अपना एक सिस्टम उसको लगता है, तो करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि सुनील सर ने जो बताया फिर मैं तो उसी में रह गया या रह गई। नहीं, मैंने कहा बेटे ज्वाइन करे, लेकिन बस ये वहां पर जब तू पैसा लेगी, मतलब एडमिशन लेगी, तो एक काम आपको करना है, पूछना है कि ये जो मेंटर हैं ये क्या वही हैं जो हमारे टीचर भी हैं, यानी जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्या यही मेंटर होंगे? क्योंकि मेंटर जब तक टीचर नहीं है, आप ट्रस्ट करें, क्योंकि टीचर लगातार होता ना, करत करत अभ्यास, इतनी प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उसको चीजें बहुत क्लियर होती, आपकी समस्याओं का इजीली समाधान वो कर सकता है। इसलिए मेंटरशिप आपको उससे ही लेनी चाहिए जिसको आप फॉलो करते हैं, या यानी जो कोर टीचर हैं, क्योंकि जो कोर होते हैं ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक दो कोर होते हैं, वो आप जो दे पाएंगे वो दूसरे नहीं दे पाएंगे, फिर पैसा क्यों देना? और ये 5,000 मंथली था, ऐसा भी नहीं कि वो 5,000 में पूरा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मेंटरशिप यहां लिखी है, तो ये मेंटरशिप मेरी ही है, ठीक है। सी सेट में ऑब्वियस रवि रंजन सर रहेंगे, और ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट चूंकि मैं नहीं पढ़ाता हूं, इसमें आदित्य सर रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा टोटल मैं रहूंगा, मेस तो 100% मैं रहूंगा, साइंस टेक में भी रहूंगा, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में भी रहूंगा। ये इसको बोलते हैं जहां आपका कोर टीचर ही आपका मेंटर है। तो ये आप ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका हर एक चीज, और फिर उसके बाद यहां पर मेरा फीडबैक जाएगा विस्तार से आपके पास, और फिर आप यूपीएससी की जर्नी को अपनी आगे बढ़ाएंगे, जिनको भी इंटरेस्ट होगा। और फिर कह रहा हूं कि ये 3 साल का है, ये मेरे बच्चों गरीब स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा कि 3 साल अगर आप फेल होते हैं तो भी आप उतना ही पैसा पे कर देंगे या उससे ज्यादा पे कर देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं 3 साल तक आप कुछ न कुछ करेंगे। 3 साल आप मेरी निगरानी में, जिसको आप पसंद करते हैं, जो यूट्यूब पर आपके लिए प्रतिदिन इतने सारे मतलब इस प्रकार का एनालिसिस लेके आता है कि आप उसके व्यक्तित्व का एनालाइज कर सकते हैं। और जो स्टेट पीसीएस के भी हैं वो भी ध्यान रखें, अगर इकोनॉमिकली आपको बहुत समस्या नहीं है तो एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि अब बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस, स्टैंडर्ड सबका यूपीएससी जैसा ही होता चला जा रहा है, प्रीलिम्स का और मेंस का। तो इसलिए अब इस तरफ आप धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, मेंटरशिप की तरफ। आगे बढ़ते हैं, आज का पहला टॉपिक। अच्छा चलो एक बार आप लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि ऐप पर तो अपनी सत्ता है, अपनी सरकार है। एक बार आप लोग बताएंगे कि जो मैंने प्लान बनाया है, ये जो आपके सामने, जो नहीं लेंगे वो भी बताएंगे, क्या ये लॉजिकल है कि नहीं? बच्चे, मैं जितने बच्चे क्लास में सब लोग बताए करें, अब ये नहीं कि जो पर्सनल मेंटरशिप में वही बताए, नहीं, सभी बच्चे बताएं ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार मुझे बताएं। यानी ये जो मेरा प्रोग्राम है आपको सुनने में कैसा लगा? क्योंकि अगर सुनने में बुरा लगा तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम मैं आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया, तो फिर तो बेकार है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है सुनने में, आप लें या ना लें, तो इसका मतलब कि बंदा कुछ तो अलग सोचता है। और फिर मैं कहूंगा मेन टीचर, यानी अगर आप हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हैं, तो अगर जिस डॉक्टर को आप दिखाने जा रहे हैं, यानी मेदांता में अगर कहा गया आपसे कि डॉक्टर नरेश त्रेहान ही देखेंगे, वो कितने भी बिजी हैं, तो फिर अगर कहा गया है तो वही देखने चाहिए आपको, या उन्हीं के जैसे ताकतवर हार्ट सर्जन आपको मिले, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप मेंटरशिप ऐसे कतई नहीं लेनी।
तो मैं एक बार देखूं। पूजा जाखड़ कह रही है कि यस सर लग रहा है। अंकिता एजी यस सर। गरिमा त्यागी सर बहुत सही है, डिसिप्लिन से पढ़ेंगे। हाँ ये वाला जो भी अभय प्रताप बेस्ट है, सौरभ साहू मोस्ट मस्त है सर, बट मेरी रेंज से बाहर। कोई बात नहीं सौरभ, आपकी रेंज में मैं हूं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, वो पर्सनल मेंटरशिप नहीं ले रहे हैं, तो ये कोई बाध्यता नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं सौरभ, बिल्कुल। बट आप पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात। बंटी बढ़िया लग रहा है। रश्मि यस सर बहुत बेस्ट है। पूजा पटेल सर प्लान तो बहुत अच्छा है। आकांक्षा सिंह बहुत अच्छा है सर। रूपांजलि वाले यस सर लॉजिकल है। पारुल जी सर मुझे ये एक्सेलेंट लगा। गरिमा त्यागी हेल्पफुल होगा। शहनवाज मेंटरशिप का पीडीएफ सबको मिलेगा सर। हाँ एक पीडीएफ सबको शेयर कर दूंगा, बाकी बेटा फायदा उन्हीं को होगा जिनके नाम के साथ, क्योंकि ये कस्टमाइज प्लान है ना। इसमें मान लीजिए किसी का साइंस अच्छा है तो उसको हिस्ट्री का काम कम दूंगा। अनंत नारायण शुक्ला जी सर, और ये ऑथेंटिसिटी भी प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट पर एक मॉनिटरिंग सही। श्याम एकदम सुपर सर। अंजनी चौहान मतलब मॉनिटरिंग करता हूँ, ये अच्छा है, बहुत ही मस्त है सर। सुभाष सिंह परियार बेस्ट है। सौरभ साहू जी सर। नीतीश चौधरी जी लॉजिकल है क्योंकि बार बार 2-3 रिवीजन से छूट जाता है, ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ छूटेगा नहीं। शहनवाज मेंटरशिप का पीडीएफ सबको मिलेगा। बेटा शहनवाज एक मिलेगा, लेकिन सबको इसलिए नहीं मिल सकता, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये कस्टमाइज प्लान है ना। हर एक बच्चे का अलग अलग बनेगा। ये तो तुम इसका मतलब समझ नहीं पाए। ये जो पीडीएफ है एक मैं शेयर कर दूंगा सबके लिए आज ही टेलीग्राम ग्रुप में भी। लेकिन मेरे बच्चे ये कस्टमाइज प्लान है ना। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, उसे आर्ट वाले सब्जेक्ट्स में इश्यूज, या तो अब अगर वो हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहती या पढ़ना चाहता है तो उसको हिस्ट्री में नहीं पढ़ने दूंगा। जैसे रिदम के साथ मैंने किया था, उसने कहा साइंस अच्छा है सर, हिस्ट्री वीक है। मैंने कहा हिस्ट्री हम पढ़ते नहीं। तो ये इसको बोलते हैं कस्टमाइज प्लान। जैसे मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो अब जीएस में ये बड़ी अच्छी चीज है। चलो बेटा आज इस पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अच्छा प्रश्न आ गया शहनवाज का कि क्या सबको मिलेगा। हाँ पहला सबको मिलेगा, लेकिन ये कस्टमाइज प्लान है। कस्टमाइज प्लान का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए अब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिन बच्चों का हिस्ट्री है, अब उनको मैं प्रीलिम्स में पहले ही कॉन्फिडेंस में ला दूंगा कि आपको जीएस की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, यानी एक सब्जेक्ट उनका कम हो गया। इसको समझिएगा, इसको बोलते हैं कस्टमाइज प्लान हर एक बच्चे के साथ। मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई देख तेरा एक पार्ट खत्म हो गया, यानी तुम्हें 6 सब्जेक्ट में से प्रीलिम्स के एक पढ़ना ही नहीं। तो उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शनल के साथ, आपने नोटिस किया होगा, तो प्रीलिम्स को कैसे तैयार करना है कल सिखाया। हर क्लास में आपको यही चीज सिखाऊंगा। ये हो गया। ऐसे ही मान लीजिए किसी का पीएसआईआर है, तो पीएसआईआर वाले को एक पेपर इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, तो उसको कहूंगा भाई तुझे ये नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से यह एक कस्टमाइज प्लान है। जैसे किसी का ज्योग्राफी है, तो उसको कहूंगा भाई तुझे प्रीलिम्स में ज्योग्राफी नहीं पढ़नी। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब देखो दूसरा, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका हिस्ट्री है, मैंने कहा कि भाई अब तो आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, तो एक सब्जेक्ट कम हो गया। फिर कस्टमाइज प्लान में मैंने उसका क्या किया, मैंने कहा बेटे देख तुझे पॉलिटी भी अभी नहीं पढ़नी है, क्योंकि पॉलिटी बहुत इजी होती है। जब हमारे सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे तब हम इसको कर लेंगे। आप नोटिस करेंगे पॉलिटी में किसी के गलत नहीं होते, तो क्यों इस पे हम अपनी खोपड़ी खराब करें। तो यानी अब देख, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल उसको मैंने कह दिया तुम्हें हिस्ट्री भी अभी नहीं पढ़नी, हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं, प्लस आपको पॉलिटी भी अभी नहीं पढ़नी। अब उसके पास क्या बचा, यानी इकोनॉमी बचा, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट बचा, साइंस एंड टेक बचा। अब अगर साइंस एंड टेक उसका कमजोर है, तो हमने कहा भाई साइंस टेक भी रोको अभी। अब उसको क्या मिला, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। अब उसको ये प्लान समझ में भी है। अब वो क्या करेगा, इस पर हमला बोल देगा, प्लस करंट अफेयर्स चल ही रहा है। जब ये खत्म हो गया, रिवीजन के मोड में आया, फिर उसने मुझे मैसेज किया सर खत्म हो गया, नेक्स्ट वर्क। फिर मैंने उसको नेक्स्ट पेपर भेजा, जिसमें मैंने कहा चल भाई अब पॉलिटी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अब उसको मैंने पॉलिटी करवा दी। ठीक है ना, इस हिसाब से। और फिर उसके बाद अंत में मैंने कहा भाई तुम्हारा साइंस टेक वीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जरूर। फिर साइंस की क्लासेस आपने कर ली। ये पैटर्न होगा। आई होप आप समझ गए। शहनवाज बेटा समझ में आ गया आपको? ये पूजा पटेल कह रही सर बट मैंने अभी ली है मेंटरशिप 3 महीने पहले। अब देखो तुमको
इसी से समझ में आता है कि तुम्हारी समझ कितनी कमजोर है मेंटरशिप लेने के बाद भी। अगर तुम ये प्रश्न पूछ रही हो कि सर हमें मिलेगा कि नहीं, मैं कब से कह रहा हूं कि यार तुम्हें नहीं, हर एक बच्चा जो 1 साल के लिए लेगा उसको 3 साल का मिलता है, 3 साल 2 अटेम्प्ट का, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आपको सोचना नहीं। मैं तो स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जो ओल्ड बच्चे हैं उनको भी मिलेगा, जो आप लोग हैं आपको भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। वंदना, अगर बेटे क्षमता है तो आ जाना मेंटरशिप में, मैं सिंपल कह रहा हूं। रूपांजलि, आदित्य सर, इसके लिए सारी अथॉरिटी आदित्य सर के पास है, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आदित्य सर, ईच एंड एवरीवन, जिनको भी इसके बारे में फर्दर कोई जानकारी वो मैं नहीं दे पाऊंगा, वो आदित्य सर ही देंगे। क्या देंगे, कौन देगा? आदित्य सर। तो आप उनके साथ क्लास में आप कनेक्ट ही होते हैं, वो सब बता ही देंगे आप लोगों को, ठीक है। इनफैक्ट उनकी मैं एक क्लास भी आज रखवा दूंगा, 2-3 दिन 4 दिन लगातार, वो बीच बीच में इस पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। उसकी पूरी अथॉरिटी आदित्य सर है, ठीक है ना। अब सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आता है पहला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना। अब चूंकि मैं आईक्यू आईपी वगैरह सब बता चुका हूं, एक बार देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, एक बार देखिए, जिससे कि रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये आपके सामने आता है, धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने यूनिट 1 करा दिया। और किसी सार्वजनिक आयोजन, पब्लिक इवेंट, इसका मतलब मुद्दा है किसी पब्लिक इवेंट का क्या है, मैं बताता हूं। धर्म के आधार पर आप रोक नहीं लगा सकते, ये उन्होंने अपने डिसीजन में कहा। सिलेबस आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी यानी न्यायपालिका। ए से मैंने प्रारंभ में ही बहुत सारी चर्चा आपसे कर दी है। एथिक्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स यानी डायमेंशन ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के आयाम के अंतर्गत, ये भी आपको बता दिया गया है। फिर 2024 का प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और भारत और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता की तुलना देख सकते हैं 2014 में, 24 में, 15 में, यही तो चाहे फ्रांस से कंपेयर कराए, बेस्ट पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता अगर आपको याद है, तो चाहे अमेरिका है चाहे फ्रांस है, आप आसानी के साथ उसे लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों में लिखना एक ही है। फिर भारत के संविधान से फ्रांस क्या सीख सकता है, इंडियन पॉलिटी, आप देखते चले जाए। फिर जीएस पेपर 1 सोसाइटी, आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता, जीएस पेपर 1 2014, धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से कैसे अलग है, यानी इंडियन सोसाइटी। जीएस पेपर 1 2018, धर्मनिरपेक्षता। 2016 जीएस पेपर 2, ठीक है ना। शब्द गणराज्य के साथ जुड़े शब्द, तो शब्द गणराज्य के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है, उसमें एक पंथ निरपेक्षता भी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस पका पड़ा है। पका पड़ा है कि नहीं पका पड़ा है, आप बताएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यह विषय, और इस पर एक गहरी सी चर्चा कई एंगल्स के साथ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा है, निर्णय, डिसीजन, वो किस संदर्भ में रहा है। यह निर्णय रहा है सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारिक संरचना के संदर्भ, ठीक है। अब यह जो निर्णय रहा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यह आपको जानना है, यानी इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपको जानना महत्वपूर्ण है। बैकग्राउंड में है मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक सरकार का निर्णय, कर्नाटक सरकार का एक निर्णय, और उस पर दायर की गई याचिका हाई कोर्ट कर्नाटक, और उसके साथ साथ फिर सुप्रीम कोर्ट में, यही विषय रहा है। अब आपके सामने पहली चीज आनी चाहिए कि सर कर्नाटक सरकार का निर्णय क्या रहा। मेरे बच्चों, कर्नाटक सरकार ने एक फंक्शन किया, और उसमें इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता कन्नड़ राइटर है, कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर हैं, ठीक है ना। इनका नाम था, महिला है, बानू मुस्ताक,
बानू मुस्ताक, मुस्लिम। समझ गए अब आप? इनको कौन सा फंक्शन था? मैसूरू यानी कर्नाटक का मैसूरू दशहरा उत्सव। ये बहुत अच्छा टॉपिक, इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल। मैसूरू दशहरा उत्सव के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किया गया। समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा, ठीक है? उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब जब यह आयोजन हुआ तो अब इसमें कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा और इन्होंने क्या किया? हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। यानी कुछ याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई कि एक मुस्लिम महिला द्वारा हिंदू देवी चामुंडेश्वरी मंदिर से जुड़े उत्सव, ये उन्हीं से जुड़ा हुआ उत्सव था जो मैसूरू दशहरा उत्सव था। हिंदू देवी चामुंडेश्वरी देवी से जुड़े उत्सव का उद्घाटन करवाना मुस्लिम से आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है, ऐसा उन्होंने कहा। उनका तर्क था आर्टिकल 25, 26 को लेकर के कि यह धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम प्लस धार्मिक मामलों के प्रबंधन, मैनेजमेंट के अधिकार के खिलाफ। यानी आर्टिकल 25 और 26 में यही है, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों का प्रबंधन। 25 में स्वतंत्रता, 26 में मैनेजमेंट। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार से एक मुस्लिम महिला को बुला करके इस मैसूरू दशहरा उत्सव का आयोजन कराना, यह आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का। जब यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट में गई तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। यह कहा गया किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का किसी उत्सव में भाग लेना किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं करता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट नहीं करता। फिर ऑब्वियस है, सुप्रीम कोर्ट में अब याचिकाकर्ता जब यहां से हारे तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। याचिकाकर्ता ने क्या कहा? हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने माना नहीं, चले गए सुप्रीम कोर्ट और फिर से उन्होंने वही सेम तर्क रखा आर्टिकल 25 और 26 का कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार उसका उल्लंघन है कि एक धर्म का जो उत्सव उसको दूसरे धर्म के मुस्लिम से आप उद्घाटित करवा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये डायग्राम हमेशा इनोवेटिव आइडिया में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये हमेशा याद रखिएगा। और यह बीच की डेमोक्रेसी, भारत प्यारा देश। अब यह मामला कहां गया? यानी एग्जीक्यूटिव का निर्णय था, यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वही भारतीय डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच थी, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा गया कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड, यानी मैसूर दशहरा उत्सव एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है और वो भी कल्चरल कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ना कि कोई धार्मिक अनुष्ठान। एक तो कल्चरल प्रोग्राम था, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। धार्मिक अनुष्ठान शब्द उन्होंने बोल करके छोड़ दिया, इसके बारे में कुछ कहा नहीं था, हम लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब यह राज्य प्रायोजित स्टेट स्पॉन्सर्ड कल्चरल प्रोग्राम है तो इस प्रकार के कल्चरल आयोजनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में धर्म के आधार पर किसी को रोकना कि भाई इन महिला का धर्म कुछ और है, यह संविधान, यानी ये जुडिशरी कह रही है, यह कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है। पॉइंट इज क्लियर बेटा? जुडिशरी इसीलिए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कही जाती है, क्योंकि 25-26 के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने प्रश्न उठाया, उन्होंने उस प्रश्न का काउंटर करते हुए जो डिसीजन दिया कि सार्वजनिक आयोजनों में धर्म के आधार पर किसी को रोकना संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ, यह उनको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एस्टेब्लिश करता है। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? ठीक है ना? फिर इसके बाद
अब जब ये टॉपिक यानी खारिज हो गया उन सबका पूरा मामला, अब यहां से मेरे दिमाग में जो चीजें जन्म लेती हैं, वो जन्म लेती हैं आपको सिखाना। और चूंकि हिस्ट्री का ऑब्वियस है, स्टूडेंट रहा हूं, टीचर रहा हूं, तो अगर इसको हिस्ट्री के एंगल से देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी सॉरी बाकी मॉडल क्वेश्चन वगैरह तो बहुत सारे हैं जिनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, जिनका आंसर भी आप करेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री के रेफरेंस से इसको देखना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, और हम मॉडर्न इंडिया में आए, इनफैक्ट मेडुअल इंडिया में आए, इंडो इस्लामिक कल्चर। देखिए, आप सब नई पीढ़ी हैं, तो मुझे कुछ बातें समझाना ये मेरा एक अध्यापक का दायित्व होता है, ठीक है। जो इंडिया में ना, देखिए तनाव कहां नहीं है। क्या हिंदू परिवार, बौद्ध परिवार, सिख परिवार, जैन परिवार, क्या परिवारों में दो भाइयों के बीच में झगड़े नहीं होते? क्या उनके यहां प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के आपस में हमले नहीं हो जाते हैं? भाई भाई को क्या मार नहीं देता है? पोंटी चड्ढा वगैरह का केस, इतने अमीर थे आप स्वयं देखिए, नोएडा का। मेरी बातों के एसेंस पर जाइएगा, इसको हिंदू मुस्लिम या किसी के साथ कनेक्ट करके आपको नहीं देखना, और ना ही आपके विचारों को बदलने का मैं प्रयास करूंगा। एज अध्यापक मैं न्यूट्रल होकर के अपनी बात रखूंगा आपके सामने। मेरे बच्चे, इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम है ना यार, तनाव हर जगह है, समस्याएं हैं, बुरे लोग हर जगह। यह भी सत्य है कि आतंकी घटनाओं में ज्यादातर मुस्लिम नाम आते हैं, इस वजह से एक अविश्वास भी क्रिएट हो जाता है उनके खिलाफ। लेकिन मेरे बच्चे, जो इंडिया के मुस्लिम है ना यार, वो नहीं है। ये इंडिया के मुस्लिम अलग है। और अगर हम भारत का इतिहास उठा करके देखें, मैं स्टार्ट करता हूं आजादी के समय जो मुस्लिम इंडिया में रहे, रुक गए। क्यों रुक गए यार? आजादी की लड़ाई में आप इतिहास अगर गहरे से पढ़ें, क्या ही योगदान है यार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्षों में बदरुद्दीन तैयब जी, शुरुआती अध्यक्षों की बात कर रहा हूं, 1887 की, 1887। और फिर एक प्रक्रिया स्टार्ट होती, ठीक है, मुस्लिम लीग, आगा खान, जिन्ना, उन पर बातचीत हो सकती, पाकिस्तान पर बातचीत हो सकती है, पाकिस्तान के मुस्लिमों पर बातचीत हो सकती। वो एक इस्लामिक देश है, वो डेमोक्रेटिक देश नहीं, इसलिए उस इस्लामिक देश पाकिस्तान से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे प्रति वो कट्टर रुख नहीं अपनाएगा। वो सेक्युलर स्टेट नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहने को डेमोक्रेसी, वो एक इस्लामिक स्टेट है, यानी इस्लामिक राज्य। और भारत क्या कोई धर्म के हिसाब से कोई राज्य नहीं, सेक्युलर राज्य है। तो पाकिस्तान को ध्यान में रख करके अगर हम अपने अपने मुस्लिम भाइयों को देखेंगे, चूंकि हम बहुसंख्यक के, इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, तो शायद हम बहुत अच्छा नहीं देखेंगे। कमियां हर जगह है, किसी एक धर्म में नहीं, हर एक धर्म में के जो लोग हैं, आप देखिए, गुंडे, माफिया, आतंक हर जगह है यार। अब मैं आता हूं वापस, अगर इतिहास को उठाऊं, तो सबसे पहले आजादी का आंदोलन 1857 का जब आंदोलन होता है, जिसे आज हम बड़े गर्व से कहते हैं, वीर सावरकर साहब की आराधना करते हैं। वीर सावरकर कि भाई, उन्होंने 1857 के विद्रोह को सबसे पहला ये कहा, ये स्वाधीनता संघर्ष है, भारत का स्वाधीनता संघर्ष, प्रथम स्वाधीनता संघर्ष। आज हम गर्व करते हैं वीर सावरकर के उस स्टेटमेंट पर, लेकिन क्या आप भूल जाते हैं कि उस 1857 के विद्रोह में मेरे प्यारे बच्चों, जो विद्रोही थे, उन्होंने अपना लीडर किसको चुना? एक कमजोर शासक बहादुर शाह जफर को। कमजोर था, लेकिन उन्हें पता था कि यार हमारा सिंबल ये है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक था। 1857 का विद्रोह बच्चे, आप सोचिए, जिसको आप प्रथम स्वाधीनता संग्राम कह करके सेलिब्रेट करते हैं, चिंतन कीजिए आप। उस समय कानपुर और लखनऊ में मंदिर और मस्जिद से साझा उद्घोष हुए देसी राज हिंदू मुस्लिम भाईचारा। देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर ब्रिटिश संस्थाओं पर हमला किया। पाकिस्तान वाला पक्ष अलग कीजिए, 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना,
1906 में, माफी चाहूंगा। और फिर उसके बाद उनका एक अलग रुख, उसकी आप आलोचना करें, क्रिटिसाइज करें, और बिल्कुल वो उस लायक हैं। पाकिस्तान से तो आप कुछ अच्छे की उम्मीद करिए ही मत, क्योंकि वहां कुछ अच्छा है नहीं। लेकिन आप हिंदुस्तान की बात करिए, हिंदू मुस्लिम की बात करिए, गंगा जमुनी संस्कृति की बात कीजिए, स्वदेशी आंदोलन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। यानी 1857 का मैंने समझाया, जिससे मैं हिंदू मुस्लिम जो एक 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 कनेक्ट है होली और मुहर्रम का। ठीक है, तनाव होते हैं समाज में, उपद्रवी तत्व तो हर जगह है, और बाहर के लोग इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने के लिए फंडिंग करते हैं। तो हमारे अपने वाले बुरे नहीं है, कुछ एलिमेंट हर एक सोसाइटी में। 1905 से 11 स्वदेशी आंदोलन दोनों क्या साथ नहीं आए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब राखी महोत्सव शुरू किया, राखी बंधवा करके हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, की बंगाल के विभाजन को रोका जा सके, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को तोड़ने का अंग्रेजों का एक उपाय था कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो। राखी महोत्सव शुरू किया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक वो बना कि नहीं बना? क्या राखी बंधवाने में कोई पीछे रहा? जो भी स्वदेशी मेले हुए, लोकमान्य तिलक साहब ने जो गणेश उत्सव चलाया, उसमें दोनों समुदाय शामिल हुए। फिर अगर आप खिलाफत मूवमेंट की तरफ जाएं और असहयोग मूवमेंट 1919 से 1924 के बीच का अगर पूरा आप देखें, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन, यानी जो हमारा मुद्दा था ही नहीं, उसका उन्होंने समर्थन किया। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को एक सिद्धांत के रूप में वो स्वीकार करते थे, और वो सही थे। आलोचना आप करिए कि उन्हीं के कारण ऐसा हो गया। ये पाकिस्तान वाला जो 1906 से चला है ना, मुस्लिम लीग और फिर विभाजन, वो एक अलग धारा है। उसके कारण जो भारतीय मुस्लिम है उनको मत घसीटिए। भारत के मुस्लिम मेरे बच्चे, ये उनकी धरती है, उन्होंने कहीं जाना पसंद नहीं किया। मुझे तो अगर सच बताओ, अगर कोई लिबरल होके मैं नहीं बोल रहा हूं, हर एक इंसान की अपनी एक विचारधारा है। मैं हिंदू हूं, स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ करता हूं, सभी चंदन तिलक सब कुछ लगाता हूं, बट जो अगर आप कॉमन मुस्लिम्स को देखेंगे, दूसरा पक्ष है, मैं बार बार ये बात कहूंगा कि उपद्रवी तत्व तो हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहर से स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन हम उसमें कॉमन मुस्लिम्स को नहीं डाल सकते। वो सबसे सुंदर मुसलमान है पूरे विश्व के। अगर कोई भी पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए वो इंडिया के मुसलमान है। सबसे अच्छे मुस्लिम पूरे विश्व में कहीं है। मैं कौन होता हूं, एक अध्यापक, लेकिन मैं अपने देश को समझता हूं, अपनी माटी को समझता हूं, तो सबसे अच्छे मुस्लिम इंडिया में। याद करिए आप, आजादी के समय से लेकर के आज तक आपको तकलीफ होती है, आप कहां जाते हैं? आप खाटू श्याम भी जाते हैं, लेकिन आप ख्वाजा साहब की दरगाह पर भी जाते हैं। आप नहीं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं। ख्वाजा साहब कौन है? मुस्लिम है ना। और ऐसे ना जाने कितने ख्वाजा साहब। तो मैं फिर कहूंगा कि अच्छाई और बुराई, राम और रावण तो यार भारत की संस्कृति में पहले से ही रहते आए। तो कुछ लोग हर एक सोसाइटी में इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने के लिए खड़े हैं। कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। मुंबई में जो आतंकी हमले हुए, क्या उसके लिए केवल कोई एक धर्म के लोग जिम्मेदार है? वो आए तो उसमें तो स्थानीय लोगों ने भी बहुत ज्यादा योगदान किया, जो किसी एक धर्म से नहीं थे। आप लॉजिकल बनिए, नई पीढ़ी। बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आजादी के बाद का पूरा इतिहास, आजादी के पहले का पूरा इतिहास आप उठा करके देखिए। चिंतन कीजिए आप। राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, मौलाना साहब हो, गफ्फार साहब हो, ईच एंड एवरीवन, बहुत सारे, क्या वो कभी मुस्लिम लीग की नीतियों को समर्थन दिए? और सबसे ज्यादा मुस्लिम कांग्रेस के पास थे। जब पहली बार इलेक्शन हुआ 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा, मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सुन करके, जो फर्स्ट टाइम सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि मुस्लिम लीग 1909 के द्वारा बनाए गए
सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार और मुस्लिम मतदाता उसको छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों पर कांग्रेस लगभग लगभग जीती। उस समय पूरा जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब कुछ शामिल था, मुस्लिम लीग 1937 में एक या दो प्रांतों को छोड़ दिया जाए तो कहीं उसको कुछ मिला ही नहीं। कांग्रेस की सरकारें प्रोविंसेस में, प्रांतों में सरकार बनाती हैं, उन एरिया में भी जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। आप सोचिए, हम ये कहते हैं कि जिन्ना खराब, ये खराब, वो खराब, वो बिल्कुल खराब। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियस आदर्श है, उसका सम्मान है, लेकिन आप अगर इतिहास के इस पक्ष को देखेंगे, यूपीएससी ऐसे पूछा है, इतिहास यानी अतीत मानवीय चेतना का स्थायी आयाम होता है, तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे देन आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताएं क्यों हार गए वो? आजादी के दिन तक, यानी जब विभाजन हुआ, विभाजन की त्रासदी, उसके पहले का एक भी चुनाव मुझे बताइए जहां पर कांग्रेस के आसपास भी मुस्लिम लीग खड़ी हो, उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। क्योंकि मुस्लिम लीग की नीतियों में भारतीय मुसलमानों ने कभी विश्वास किया ही नहीं। एक बार बच्चे इस पे तर्क करिएगा, क्या मैं सही हूं कि नहीं हूं? और सही हूं तो 100% हूं कि नहीं, 99 पॉइंट नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को मेरे ये विचार थोड़े से परेशान कर सकेंगे, उन्हें लगेगा कि ये मास्टर कुछ और नहीं। आप केवल लॉजिकल होकर के जाइए बस। मुस्लिम लीग वाली धारा एक कमजोर धारा थी, कट्टरपंथी धारा थी, जिसका रिजल्ट एक असफल पाकिस्तान के रूप में आप आज देख सकते हैं। जहां पर आजादी के बाद जिस जिन्ना साहब ने आजादी दिलाई, उस जिन्ना साहब को हॉस्पिटल तक मुहैया नहीं कराया गया अपने अंतिम समय में, और सैन्य तानाशाह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और पश्चिमी देशों की गोद में पहले जाके बैठ गए, और भारत ने वहीं पर नॉन अलाइन मूवमेंट अपनाया और आज वो चाइना की गोद में बैठ गया। वो धारा बहुत कमजोर धारा, वो असफल राष्ट्र का एक उदाहरण है पाकिस्तान। द बिगेस्ट फेल्ड स्टेट। आपको लग रहा है ना, कभी ट्रंप ने कुछ पैसा दे दिया, आईएमएफ से बेल आउट, आईएमएफ का बेल आउट कितनी बार चुका नहीं पाएंगे, अगली बार फिर क्या होगा, फिर चुका नहीं पाएंगे। आपके देश के नागरिकों का सर तब मजबूत होता है जब आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति पूरे विश्व में एक स्ट्रांग होल्ड के रूप में अपने देश को प्रेजेंट करता है। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति अपने आप को मोदी जी की तरह या किसी अन्य प्रधानमंत्री की तरह मजबूती के साथ रख सकते हैं? जिस तरीके से भारत ने ट्रंप के केस में सख्ती अपनाई है, और ये तक भी उनको अधिकार नहीं दिया कि तुम कह सको कि तुम्हारी तरफ से कोई मध्यस्थता हुई थी, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? तो पाकिस्तान की तरफ जो लोग गए वो कट्टरपंथी तत्व थे। एक असफल स्टेट का उन्होंने निर्माण किया, जहां पर चुनी हुई सरकारों को समय समय पर सेना के लीडर्स ने उतारा है और उनको जबरदस्त रूप से दंडित किया है, और फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया, या फिर अपनी कठपुतली सरकारें बनाई है। आजादी के बाद से पाकिस्तान का इतिहास है। तो उन 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 मुस्लिमों से भारत के मुस्लिम को कंपेयर ही नहीं किया जाना चाहिए। ये तो सबसे प्यारे वाले हैं, ट्रस्ट करिएगा। हम इतिहास पढ़ लेते हैं, कुछ बातें पढ़ लेते हैं, दुखी होते हैं। मैं आजादी के बाद के, आजादी के पहले के जो आंदोलन करने वाले मुस्लिम हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। आपका सल्तनत मुगल क्या था, वो मेरा भी कोई भी उस पर जाने का इरादा ही नहीं, क्योंकि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था। तो संविधान लागू होने के पहले क्या हो रहा था और संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ है, मेरी चर्चा संविधान लागू होने के बाद की हो रही है, या राष्ट्रीय आंदोलन के दौर की हो रही है। अच्छी बात है बेटा, आज हम एक ही टॉपिक करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज ये समझाना बहुत आवश्यक है नई पीढ़ी को। डर नहीं होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। पड़ोसी की निगाहें चोरी से बचाती हैं। हाँ, आप अच्छे पड़ोसी बनिए, कहीं पर भी कुछ ऐसा हो रहा है रेडिकलिज्म, उसको आप आगे लाइए। लेकिन मेरे बच्चे, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो आप अगर संख्या में अधिक एक्शन करेंगे तो संख्या में कोई कम है, रिएक्शन करेगा जरूर।
और एक देश एक्शन और रिएक्शन से नहीं चलता है, एक देश चलता है मिलन से, जिस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, प्लूरलिज्म, विविधता में एकता। यानी हमारे यहां डाइवर्सिटी है लेकिन उतनी ही ज्यादा यूनिटी है, जिसे भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना में स्थान दिया। भारत एक सुंदर देश, उसके सभी नागरिक बहुत सुंदर हैं। हाँ, कुछ एलिमेंट होते हैं जो इंटरनल, जो एक्सटर्नल एक्टर्स होते हैं, उनके प्रभाव में आकर के इस प्रकार की गलतियां करते हैं और वो उसके कारण से समाज में तनाव बनता है। इससे विदेशी शक्तियां उत्साहित होती हैं। हमको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि कौन चाहेगा, क्या पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट और जितने भी वो चाहेंगे कि इंडिया एक स्ट्रांग होल्ड रख सके जहां पर इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की है? नहीं चाहेंगे। अस्थिर करना चाहेंगे तो वो इसी प्रकार की कम्युनलिज्म और इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देंगे। और इसके लिए आपको सुनील अभिव्यक्ति की के तर्क को जानने या पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। इसके लिए आप उठाइए भैया इतिहास अपना। शासक ऐसे ही करते हैं। ब्रिटेन वाले क्या किए? फूट डालो और राज करो। 1909 मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू कर दी, हिंदू मुस्लिम को बांटना शुरू कर दिया। 1857 की एकता से हिल गए। उसके बाद अलीगढ़ स्कूल से उन्होंने एक नए प्रकार की प्रक्रिया शुरू कर दी। जो सर सैयद अहमद साहब कहते थे हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, वो पलट गए। क्यों? क्योंकि उनको पलटा दिया गया थियोडर बेक जो वहां का प्रिंसिपल था उसके द्वारा। कि यार हिंदू मुस्लिम के इंटरेस्ट अलग हैं। जब हिंदू मुस्लिम के इंटरेस्ट अलग होंगे देन वहीं से तनाव पैदा होगा। अगर हम हिंदू और मुस्लिम के इंटरेस्ट एक कर दें कि दोनों मिल करके अच्छे कंज्यूमर बने, मार्केट में डिमांड करें, जीडीपी को बढ़ाएं, और क्या भारत एक ऐसा देश नहीं बन सकता है जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण हो? और है वो कि यार अद्भुत देश है जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम की है, सिख, बौद्ध, जैन की, और सब हिंदू जो सबसे बड़ी संख्या में, सब अद्भुत रूप से एक साथ रहते हैं। देखिए राम राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो कभी नहीं आने वाला। हाँ, तनाव रहेंगे, उसको भी आप रोक नहीं सकते, लेकिन तारीफ तो होती है हिंदुस्तान की, वो आज भी होगी, आगे भी होती रहेगी। तो चाहे खिलाफत असहयोग हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, यानी जब नमक सत्याग्रह होता उस दौरान गुजरात और उत्तर भारत के मुस्लिम समाज ने होली और ईद दोनों के अवसर पर सत्याग्रहियों को भोजन दिया, आश्रय दिया। रामनवमी और मुहर्रम दोनों के जुलूसों में मिलकर राष्ट्रीय गीत गाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पूरे देश के हिंदू मुस्लिम के साथ आए कि नहीं? हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है वो साझा है। तिलक ने गणेश उत्सव, मैंने बताया, मनाया। गणेश उत्सव को राष्ट्रीय आंदोलन का मंच बनाया, तो क्या मुसलमानों ने उसमें भाग नहीं लिया? तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम केवल एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, यह सांस्कृतिक धार्मिक एकता का प्रतीक था, कल्चरल रिलीजियस यूनिटी का एक प्रतीक था। तो ये हमको और आपको समझना होगा। एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा, इसको लिखना भी है आपको। कंपोजिट कल्चर समेकित संस्कृति, यूपीएससी पूछा। कविता का टाइटल है यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जिसमें मैं पूरा टॉपिक कर्नाटक का मुद्दा भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जहां बजता है भाईचारे का गान। यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जहां बजता है भाईचारे का ज्ञान। 1857 की वो पहली पुकार, जफर के संग बड़ा हर दिलों का हुंकार। मंदिर मस्जिद संग लड़े वीर जवान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। स्वदेशी में राखी की डोर बंधी, तिलक के गणपति से गली गूंज उठी। टूटा विभाजन जुड़ा इंसान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। खिलाफत में गांधी आगे बढ़े, असहयोग में सब कदम जुड़ गए। ईद होली बने आजादी का गान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। नमक की राह में सत्य चमका, राम नवमी मुहर्रम के साथ दमका।
बलिदानों में महका हर प्रांगण, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। भारत छोड़ो की हुंकार गूंजी, हर गली कूचे में ज्वाला फूटी, ईद दशहरा संग उठी पहचान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। आज भी जब विवाद उठे दशहरे के मंच पे सवाल जुड़े, आज यानी जो करंट अफेयर्स का आज का टॉपिक है, आज भी जब विवाद उठे दशहरे के मंच पे सवाल उठे, न्यायालय ने दिया ये विधान, उत्सव सबके हैं धर्म से परे सब समान, धर्म से परे सब समान। फिर जगमगाया सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से यह देश महान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, यही है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। त्योहारों की खुशबू, बलिदानों की शान, नदी पर्वत धरती की आन, विविधता में एकता का गान, यही है सबसे सुंदर हिंदुस्तान, यही है सबसे सुंदर हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से यह टॉपिक आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसके बाद आता है, यानी अब चूंकि यूपीएससी आपसे पूछता है भारतीय सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कैसे अलग है, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है, जरा देखिएगा। यहां पर हम देखते हैं, यानी इंडियन सेक्युलरिज्म और ये हो गया वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ये सब इनोवेटिव आइडियाज हैं कि कैसे किसी टॉपिक को पढ़ करके आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो जब हम पश्चिमी मॉडल यानी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की तरफ जाते हैं, जैसे हम फ्रांस की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, या यूएस की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, तो पश्चिमी मॉडल में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्टेट यानी राज्य एंड जो रिलीजन है यानी धर्म, इनका पूर्ण अलगाव है। क्या है? इनका पूर्ण अलगाव है, कंप्लीट सेपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें लसीटे, LAICITE, ये जापानी वर्ड है लसीटे, ये फ्रेंच सेक्युलरिज्म को व्यक्त करता है। लसीटे का मतलब ये हो गया वहां पर कि राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधि को मान्यता नहीं देता और पब्लिक डोमेन से, सरकारी क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से धर्म को बाहर रखता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में स्कूलों में हिजाब और धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध है। क्या भारत में प्रतिबंध है? नहीं है। अब भारतीय मॉडल क्या है? अगर हम इंडियन स्टेट के मॉडल की तरफ जाएं, यानी इंडियन सेक्युलरिज्म की तरफ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या पाते हैं? यानी भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो एक शब्द दे रहा हूं, भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो समान दूरी पर आधारित है, समान दूरी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ठीक है, समान दूरी सिद्धांत पर आधारित है। समान दूरी की, दोनों से राज्य समान दूरी रखेगा। कंप्लीट सेपरेशन यानी पूर्ण पृथक्करण, यानी धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण नहीं है। शब्दों का चयन देखिएगा। अब आप इस टाइप की डेफिनेशन लिखेंगे तो कितना मजा आएगा कि भारत का सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस यानी समान दूरी पर आधारित है, दोनों से, ए और बी से, ए धर्म से और बी धर्म से, कंप्लीट सेपरेशन पर नहीं। अब कंप्लीट सेपरेशन पर नहीं को कैसे आप समझेंगे? कंप्लीट सेपरेशन नहीं है मतलब जो स्टेट है, जो राज्य है, सभी धर्मों को, ऑल रिलीजन्स को समान मान्यता देता है, समान मानता है। बट जब जरूरत पड़े तो उसमें क्या करता है? इंटरवेंशन भी करता है, हस्तक्षेप भी करता है। जैसे सती प्रथा को समाप्त करना, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, याद रखिएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो दृष्टि है वो सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के समान आदर पर आधारित है। ठीक है, अब अगर इसको हम कर्नाटक के इशू से जोड़ करके देखें तो क्या देखते हैं? कर्नाटक दशहरा फेस्टिवल, यानी पश्चिम में क्या कहा जाता है कर्नाटक वाले मुद्दे से? कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। भारत में क्या कहा गया? कि यह सांस्कृतिक आयोजन है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है किसी धर्म का एकाधिकार नहीं है, इसलिए हर धर्म का व्यक्ति उद्घाटन कर सकता है।
यह इंडियन सेक्युलरिज्म पश्चिम से या फ्रांस से अलग है, आप देख सकते हैं। चाहे अमेरिका उससे अलग है इस रूप में। इसी प्रकार एक प्रश्न पूछा कि फ्रांस इंडिया से क्या सीख सकता है। भाई यूएस इंडिया से क्या, या वेस्टर्न कंट्रीज सेक्युलरिज्म को लेकर के इंडिया से क्या सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि ये जो फ्रांस का लसीटे है, ये सख्त सेक्युलरिज्म का उदाहरण है। इसके कारण जो अल्पसंख्यक होते हैं वो एलिनिएशन और आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं जहां भी वो रहते हैं। ठीक है, जैसे हिजाब बैन अगर हो गया, जिससे मुस्लिम समुदाय अलग थलग अपने आप को महसूस करता है। तो भारत में क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। फ्रांस यही सीख सकता है, धर्म को हटाना नहीं बल्कि सभी को स्थान देना। क्या है, धर्म को हटाना नहीं है बल्कि सभी को, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, शब्द याद रखिएगा। दूसरा भारत के सेक्युलरिज्म की एक विशेषता है कल्चरल प्लूरलिज्म, यानी सांस्कृतिक बहुलवाद। सांस्कृतिक बहुलवाद का मतलब क्या होता है कि कोई फेस्टिवल है, त्योहार है, उत्सव है, सभी की साझेदारी, सामूहिक एकता का अनुभव। ठीक है, तो फ्रांस यदि भारत की तरह धर्म को दबाने के बजाय उसका सेलिब्रेट करे तो उसका समाज अधिक इंक्लूसिव और हार्मोनियस हो सकता है। भारत का समाज इस मामले में अधिक इंक्लूसिव और हार्मोनियस है। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आगे हम लोग बढ़े और यह देखें कि ये जो डिसीजन है ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को अपहोल्ड करता है, संवैधानिक नैतिकता को कैसे लागू करता है। चूंकि आपको याद होगा यूपीएससी ने आपसे पूछा था संवैधानिक नैतिकता को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के द्वारा आपको जस्टिफाई करना था। यही प्रश्न नहीं था कि भैया संवैधानिक नैतिकता बताओ और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के माध्यम से बताओ। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स आपको जानना होगा क्या है। इसका मतलब है संविधान की आत्मा, एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार निर्णय करना, ना कि केवल टेक्स्ट के हिसाब से। अब आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा वही प्रियम्बल, प्रियम्बल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसके आधार पर डिसीजन करना। आर्टिकल 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स के आधार पर डिसीजन करना। आर्टिकल 14 और 15 जो इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पर, उसके आधार पर निर्णय करना। ठीक है ना। आर्टिकल 51 ए ई फंडामेंटल ड्यूटी, वो क्या कहता है कि भैया हार्मोनी को प्रमोट कीजिए, सौहार्द को बढ़ावा दीजिए, यह सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होता है। तो कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट केस में कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स इन सभी जो पैरामीटर्स हैं उन पर दिखता है। तो कोर्ट ने टेक्निकल रूल से आगे बढ़कर के सांस्कृतिक साझेदारी, कल्चरल जो शेयर होता है उसको महत्व दिया है। तो यही है जुडिशियल एथिक्स का एक उदाहरण, यानी ये जुडिशियल एथिक्स का उदाहरण है और इसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स का संरक्षण हो रहा है। यानी इसका एक मोरल कंपास है कि समाज को संदेश जा रहा है कि पब्लिक स्पेयर जो है वो इंक्लूसिव स्पेस है, वो किसी एक धर्म का नहीं, सभी का है। वो फ्रेटर्निटी की भावना इसके द्वारा बढ़ाई गई, भाईचारे की भावना संविधान की सबसे बड़ी एथिकल वैल्यू है जिसे यह केस मजबूत करता है। ठीक है ना, यानी यह केस संविधान के एथिकल प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, को इक्वलिटी को, लिबर्टी को और फ्रेटर्निटी को इन एक्शन यानी कार्य व्यवहार में। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये टॉपिक आनंद आ गया कि नहीं आ गया। आनंद मतलब मजा, एनालिटिकल स्किल क्या था, क्या मैंने इसको बना दिया। आप इस हिसाब से आपकी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए कि जैसे टॉपिक पढ़ाया तो आपको लगा होगा कि आज ये यही पढ़ाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आईक्यू आईपी करा दिया, फिर एक कविता भी सेम उसी मुद्दे पर क्रिएट कर दिया, फिर उसके बाद उसको सभी आईक्यू आईपी के साथ जोड़ दिया है या फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ जोड़ दिया। इसको बोलते हैं, यही आप में मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। याद रखिए, टीचर जितना अधूरा होगा उसके बच्चे उतने ही पूरे होंगे। जो मैं अपने आप को जीरो कहता हूं वो इसीलिए, वो मुझे मेरे अधूरेपन का एहसास कराता है, क्योंकि अब मैंने ये लेक्चर लिया, अब मैं जीरो हो गया, अब आगे सेकुलरिज्म पर कोई और एंगल आएगा, यही एंगल तो आएगा नहीं। तो जीरो कहने के पीछे का साइंटिफिक रीजन ही है, जो बच्चे नहीं समझते हैं वो
उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, ठीक है। जीरो ये होता है। अब ये टॉपिक पढ़ा दिया, अब जीरो, अगले दिन कुछ और आएगा, ठीक है। बट आपको सीखना क्या, तो हो गया इंट्रोडक्शन, सारा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ सेक्युलरिज्म आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 27, 28 आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, मूल में नहीं था। जुडिशियल एवोल्यूशन ऑफ सेक्युलरिज्म, केशवानंद भारती केस से ही हमारे सामने आया। पश्चिम का मॉडल, भारत का मॉडल, बहुलवाद, एक एक चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रश्न आपके सामने आता है, सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। Restricting participation in public event based on religion not only violates constitutional value but also undermines social harmony. डिस्कस करना, चर्चा करनी कि भाई ये जो क्या बात है इसको समझा दो। सार्वजनिक आयोजनों में धर्म आधारित प्रतिबंध न केवल संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में इसका आंसर लिखना, इसका पूरा आंसर अभी आपको मिलेगा, एक बार आप प्रैक्टिस करिए और सैटरडे को एडिटोरियल कॉम्बैट में, ठीक है ना, सिखा चुका हूं आप लोगों को। अभी आपका एक चीज वो बाकी रह गया जो मैं नहीं दे पाया हूं, क्योंकि ये सब मैं पर्सनल मेंटरशिप इसमें काफी ज्यादा फोकस था, ये सब बनाना और सारी चीजें करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो 9 क्वेश्चन बचे हैं उनका भी मैं आपको दूंगा जरूर। क्या, जो QKDE मॉडल पर है, सोचिए QKD मॉडल पर एक नोट्स, सब लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, QKDE मॉडल, यानी सैटरडे को एक अलग कॉपी रहेगी आपकी। पता चला QKDE मॉडल के साथ आपका 2 साल में पूरा GSA खत्म हो गया, रट गया, रिवीजन का भी कंटेंट रेडी हो गया, ठीक है। QKDE मॉडल, तो ये प्रश्न, इसका आंसर अभी आपको PDF में हमारी मिलेगा। फिर एक बार आपसे कहूंगा, सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप में जो पाल मेथड मैंने इंट्रोड्यूस किया है, पर्सनलाइज्ड एडॉप्टिव लर्निंग, अपने आप में यूनिक है। कंप्लीट मेंटरशिप यानी प्री मेंस प्लस ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल कुछ भी है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सोचना नहीं, हर एक ऑप्शनल की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझें। अभी मैं जो बच्चे मेरे पास है पर्सनल मेंटरशिप में, PSIR है, सोशियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसके अलावा लॉ के भी हैं, लेकिन लॉ वाले खुद ही अपना करें, उन्होंने कहा वो खुद कर लेंगे। तो ये अभी मेरे पास ये इतने बच्चे रहे। रिधम आनंद का एग्रीकल्चर था जो पास हुई, तो इसका मतलब हाँ, एग्रीकल्चर में भी एक बच्चा है, उन्हीं का ब्रदर है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे ऑप्शनल, और हाँ, एंथ्रोपोलॉजी विशेष हमारा एक बच्चा है पर्सनल मेंटरशिप में, वो भी है, उसका एंथ्रोपोलॉजी है। और आपसे कभी अभी नहीं, थोड़ा सा प्री निकले तब बच्चों से बात कराऊं, इन बच्चों से कि आप, वो बच्चा एंथ्रो में जब फंसता है तो मुझसे डाउट पूछता है। अब आपको मुझ पे हंसी आ सकती है कि मैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देखेंगे या जो कुछ बच्चे एक दो नेगेटिव होते हैं क्लास में केवल इसलिए आते हैं कि इनकी कमियों पर काम करूं, फिर इन पे कुछ कमेंट करूं, तो आपको ये लग सकता है कि यार अरे आदमी ये कह रहा है एंथ्रो भी। जी हाँ बेटे, सुनील धनवंता का एक इंटरव्यू आप सुनिएगा, उन्होंने किसी चैनल पर बोला है, अगर आप 3-4 सिलेक्शन उन्होंने लिया, शायद 3 लिया है प्रॉपर IAS, 22वीं रैंक या कुछ ऐसी रैंक उनकी थी। उन्होंने कहा था अपने स्टेटमेंट में, शायद दृष्टि के चैनल पर ही आप देखिएगा, जो मुझे याद आ रहा है, मैंने किसी ने क्लिप डाली थी तो आ गई। उस बंदे ने क्या कहा था, उसने कहा था कि उन्होंने अपने ऑप्शनल, पहले ज्योग्राफी था, फिर कुछ और था, फिर हिंदी लिया, हिंदी साहित्य से उनकी मतलब टॉप 30 में शायद वो थे या टॉप 40 में थे वो। उन्होंने कहा कि मुझे कोई और ऑप्शनल भी दे दो और मैं 1 साल में उसमें भी इतना ही नंबर निकाल के दिखाऊंगा। तो जब भी आप लॉजिकल इलॉजिकल की चर्चा करें तो ये चर्चा इस हिसाब से करें कि आपके पास डेटा है कि नहीं। अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाना विकल्प नहीं है। आपके पास डेटा है या डेटा नहीं है। मैं डेटा के बेस पर बात करता हूं। एक बार आप लोग सुनील धनवंता जी का, जो टॉपर है, उनका इंटरव्यू, बंदा कह रहा है कि मुझे कोई और ऑप्शनल भी दोगे तो भी मैं इतना नंबर निकाल दूंगा, या मैं उसको 1 साल में ही तैयार कर लूंगा। तो इसलिए कोई भी ऑप्शनल है, अगर एक इंसान का एनालिटिकल स्किल अच्छा है, एक दूसरा वो कंटेंट के सोर्सेस को जानता है,
और आज के टाइम पे कंटेंट के सोर्सेस को जानने के लिए आपको सर पैर पटकना नहीं। आपको पता होगा जो चैट जीपीटी, जो बड़े, जो अच्छा, जो मतलब मैं बताता हूं, जो 18,000 रुपए पर मंथ वाला, आप वाले में भी जो 2,000 वाला, उसमें भी एक डीप रिसर्च का ऑप्शन आता है। डीप रिसर्च, तो डीप रिसर्च जो हमारे पास ऑब्वियस है, हमारा ज्यादा तेज उसकी स्पीड है, उसकी रीच बहुत अधिक है। तो जो मैं आपको हर चीज सिखाना चाहता हूं, लोग छुपाते हैं, नहीं, क्यों भाई, क्यों छुपाना? क्योंकि मैं तो मेंटर हूं ना। मैं बच्चों को, मेरी जिम्मेदारी, अब पता चला मैं कंटेंट निकाल रहा हूं और मैं कह रहा हूं मैं बड़ा विद्वान हूं बच्चों, ये मैं ही जानता हूं। नहीं, मैं टेक्नोलॉजी से और बेहतर निकाल पा रहा हूं और बेहतर काम कर पा रहा हूं, मैं ये बच्चों को बताऊंगा, बच्चे भी सीखें। तो डीप सर्च में जाकर के मैं वहां पर कोड करता हूं कि ये एक टॉपिक आया है जिस पर, जो यूपीएससी का, इस पर डाउट है, इस पर कुछ रिसर्च हुए क्या। भाई साहब, तुरंत सारे नेचर मैगजीन, ये मैगजीन, वो मैगजीन ऐसे डाल देता है बंद। हेल्थ की जो एंथ्रो के लिए, वो हेल्थ की जितने भी बुलेटिन से उनको निकाल के ऐसे डालता है, ये इसमें इसमें है और इस मुद्दे का मतलब ये है। फिर मैं अपने स्टूडेंट को भेजता हूं एंथ्रो विशेष को, कहता है कि सर मजा आ गया, तो समझ में आ गया मुझे। तो जस्टिफाई जो ऑप्शनल का बच्चा वही कर रहा है, मैं नहीं करता हूं। मैं भेजने के बाद बच्चे से कहता हूं, बच्चे इसको एक बार रीचेक करियो, परफेक्ट है कि नहीं। वो कह देता हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहा है एंथ्रो की या सोशियोलॉजी की या कुछ और। तो इसलिए मेंटरशिप बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपके पास अच्छे मेंटर हैं, समय लगेगा, अभी मैं मुंह से कह रहा हूं, जब तक 100 में से 10 बच्चा जिस दिन, और कभी भी हो सकता है, आप ही में से हो सकता है, जिस दिन 100 में 200 में 10 घुस गए, बस हो गया कि सुनील व्यक्ति की पर्सनल मेंटरशिप, सुनील व्यक्ति की पर्सनल मेंटरशिप। अभी मैं अपने आप को हारा हुआ मानता हूं, 100% मानता हूं, जबकि मैं रिजल्ट करता हूं हर साल। फाइनल इंटरव्यू मेरे बच्चे यहां आपकी क्लास के जाते हैं, आपकी क्लास के बच्चे मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, जो आपकी क्लास में बैठते हैं, हवा हवाई में नहीं। उसके बाद भी अपने आप को हारा हुआ कहता हूं, क्योंकि जो मेरा टारगेट है कि भाई एक दो बच्चे क्यों, तो ये मैं करूंगा, लेकिन समय लगेगा, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत बड़ी चीज है। तो कंप्लीट यानी ये है, बट अगर किसी बच्चे को केवल प्रीलिम्स में इश्यू है तो वो भी है, और अगर किसी को मेंस में इश्यू है, मेंस में ए से है, मेंस में ऑप्शनल नहीं, तो आप 3 प्रकार की मेंटरशिप हमारे पास है। लेकिन मैं प्रेफर यही कहूंगा, कंप्लीट मेंटरशिप आप जरूर जुड़ेंगे। पैटर्न क्या आप सबको पता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। बाकी बिहार पीसीएस का भी एनरोलमेंट स्टार्ट है। मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे जो भी हैं, जितनी जल्दी आप आ जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारा लर्निंग ऐप, इसे आप जरूर डाउनलोड करें। और पूरा कंटेंट जो मैं पढ़ाता हूं, यहाँ मिलता है एडवांस IQIP नाम से, इस पीडीएफ में, जो हमारे ऐप पर आपको अपलोड मिलती है मेरे लेक्चर के 2 से 3 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये आज का हमारा एनालिसिस रहा। अब आज आपको कुछ काम मैं देने वाला हूं, देखता हूं आप इसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यानी हफ्ते में एक दिन ये भी आजमाऊंगा, पिछले हफ्ते भी आजमाया था, आपको याद हो। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पर यह टॉपिक है जिसको आज आप पढ़ेंगे, आप इसका IQIP करेंगे, चूंकि प्रारंभ में मैंने सब बता दिया। और हेल्थ केयर सेक्टर पिछले एक हफ्ते में ये चौथा आर्टिकल है, क्या सही है कि नहीं, ये चौथा आर्टिकल है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक वही है जो मैंने आपको बताया कि बेचारे जो देखभाल करने वाले, उन्हीं को देखभाल की जरूरत है। और उनको देखभाल यानी डॉक्टर को ही देखभाल की जरूरत है। देखभाल की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो चिकित्सा का काम तो कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहे हैं। सरकार के लिए सारी अपने एरिया की हेल्थ रिपोर्टिंग भी, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर से लेकर जितना डेटा है सब मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनसे वो डेटा मांग रही है, जिसके कारण वो ओवरबर्डन्ड है वर्क से और वह खुद अवसाद में जा रहे हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पर बहुत बढ़िया कंटेंट मैं दूंगा। यानी लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, जो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, स्वयं संकट में। आप देख सकते हैं क्यों? क्योंकि वो केवल डॉक्टर नहीं बल्कि वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, वहां के हेल्थ के लिए समन्वयक भी हैं, सरकार और जो है स्वास्थ्य केंद्र के बीच में लीडर हैं अपने उस PHC के। तो ये सारी बातें हैं और इनको आप निपटाएंगे। फिर कल हम लोग यहीं से चर्चा करेंगे, अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे। क्या ये पैटर्न ठीक है बेटा? तो स्वास्थ्य GS पेपर 2 मैंने शुरुआत में बता दिया। सोसाइटी ऑब्वियस है, जनसंख्या से संबद्ध मुद्दे। GS पेपर 3 इकोनॉमी, और A से प्रीलिम्स
प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा में पिछड़ापन, सरकारी नीतियां, ये सब यहां से आएगा। 2016 का वो प्रश्न याद रखिए, मैं लेक्चर की शुरुआत में सब डिस्कस कर देता हूं। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। तो अब आप प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आज जो समस्या पढ़ेंगे वो भी सुधार का एक बिंदु होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे यस सर होगा। फिर इसके बाद 2024 का ये प्रश्न आप देखिए, यानी इसमें साफ है कि भारत में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो आज का एक उपाय आपको लिखना ही लिखाना होगा। तो कहने का मतलब है हेल्थ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो जो चैलेंज है 2019 का, इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन का कैसे कारण है। न्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बढ़िया ढंग से इसको डील करें, ठीक है। तो ये आज आप करेंगे और ये इसका पार्ट 2 ध्यान से समझिएगा। इसका पार्ट 2 मैं अनाउंस करूंगा। अगर आप कह देंगे कि तैयार नहीं है तो पहले इसी को करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अब आप अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा करें। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक एक चीज मेरे बच्चे, फिर इसके बाद उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक देख सकते हैं, फिर उनके सामने क्या क्या तनाव है, ठीक है। फिर इसके बाद संविधान नीति क्या कहते हैं इस बारे में, हर एक चीज मेरे प्यारे बच्चों। इंडियन पीएससी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, फिर यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसको ठीक करना इंडिया के हेल्थ सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। 1 2 3 सारे उपाय, 4 5 जिसमें एक इनोवेटिव आइडिया भी है और कंक्लूजन। तो आई होप आप इसको बहुत इजीली कर ले जाएंगे, कहीं से आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। क्या सही है? एक बार आप मुझे बताएं, कंटेंट देख के लगा कि कहीं से कोई समस्या? फिर प्रश्न देख सकते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का आधार प्राथमिक स्वास्थ्य बिल्कुल है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, अब आपको सारी चुनौती मैंने बता दी है। क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, सुधार के उपाय, और चूंकि सैटरडे को कॉम्बैट में हम लोग ये सब करते ही करते हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के पीएससी डॉक्टर स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, लेकिन वे ही उपेक्षा और थकान का शिकार हो रहे हैं। इसको मैंने एथिकल, इसको एक दुविधा के साथ जोड़ा है और इथिक्स के लिए इस दुविधा को नैतिक दृष्टिकोण से समझाइए तथा इसका समाधान सुझाइए। अब ये वाला जो विषय है, जरा इस प्रश्न को पढ़िए एक बार बच्चों, देखिए आप इसको पकड़ पाएंगे। तो यहां पर आपकी पेन नहीं चलेगी। क्या होगा? यहां पर आपकी पेन नहीं चलेगी। तो अब यहां पर अगर आपकी पेन नहीं चलेगी तो इस पेन को मैं चलाऊंगा। लेकिन आज एक बार आप काम करेंगे तो, चूंकि अब मेरा टारगेट यार रिजल्ट है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं। अब मैं सख्त होकर के अपनी नीतियों को आपके ऊपर इंप्लीमेंट कराऊंगा। तो आपको पहले खुद लड़ना है और फिर इसका सलूशन मैं दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़े। अमेरिका को भारत के खिलाफ ट्रंप के व्यापार युद्ध पर पछतावा होगा। मैंने प्रारंभ में बताया कि शॉर्ट टर्म में इंडिया का नुकसान, लॉन्ग टर्म में कैसे अमेरिका की इकोनॉमी का नुकसान, और जियोपॉलिटिकल क्या, मैंने पूरा बता दिया है कि इस विषय को आप कितनी बार कर चुके होंगे अभी तक। क्या ये वही विषय नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया। H1B वीजा का इन्होंने जिक्र नहीं किया। तो उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की, सेम वही है मेरे प्यारे बच्चों। तो सेम सिलेबस, अब इसको कितनी बार हो चुका है, ये सब रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है। क्या है? रिपीटेड टॉपिक है। इंटरनेशनल इथिक्स के अगेंस्ट भी है उसका ये सारा कदम। अमेरिका और यूएस मैंने शुरू में ही सब बता दिया, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं। प्रश्न बना है, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक और भू राजनीतिक संदर्भ में चर्चा कीजिए। बताने की जरूरत नहीं, आप कर ले जाएंगे। फिर अब ये वाला कंजम्पशन, हाउस होल्ड स्पेंडिंग कैन बूस्ट द इकोनॉमी। इसमें वही बताया कि भैया जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन हैं। वही वाला पूरा टॉपिक है कि जीएसटी कम हो रहा है तो लोग स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी। क्या इसको अलग से कुछ बताने की जरूरत है क्या मेरे बच्चों? ये पढ़िए।
यानी निजी निवेश और शुद्ध निर्यात ये कमजोर पड़ रहा है। ये विकास के दो और इंजन है, चार इंजन है। एक में क्या है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम जीएफसीएफ कहते हैं, सरकार और निजी क्षेत्र का निवेश। तो निजी क्षेत्र का निवेश कम हो रहा है और सरकार कितना करेगी, राजकोषीय घाटा भी रहता है। और हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो तो नेगेटिव ही रहता है। तो ऐसे में डिमांड ही इकोनॉमी का इंजन होगा और 60% उसका योगदान होता ही होता है। अब जीएसटी कम हो गया, धमाधम डिमांड होगी। क्या ये टॉपिक 20 बार करा चुका हूं कि नहीं, आप देख सकते हैं। 20 बार संसाधनों को जुटाना, सरकारी नीतियां, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल जीडीपी, उसके डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट में एक डिटरमिनेंट आज आप कंजम्पशन सेविंग पर बात कर रहे हैं, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। अब एक प्रश्न है, पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ में मिलेगा। घरेलू उपभोग लीजिए भाई, हाउस होल्ड कंजम्पशन भारत की वृद्धि यानी आर्थिक वृद्धि के प्राथमिक इंजन के रूप में उभर रहा है, लेकिन इससे कुछ स्ट्रक्चरल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकोषीय नीति सरकार की, वेतन वृद्धि, 8वां वेतन आयोग और जीएसटी सुधारों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, आप इसका एनालाइज करिएगा। सुपर टाइफून रागासा, ये चाइना में आया है, तो आप देख सकते हैं, मतलब फिलीपींस में आया, चाइना में आया, चीन का शेंजन शहर इसका शिकार होगा। इसकी स्पीड कितनी है और झोंके कितने किलोमीटर प्रति घंटा के, तो अभी इसको आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। इस पर मैं कल शुरुआत करूंगा, ठीक है ना। चक्रवात, यहीं से मैं कल लेक्चर की शुरुआत, और आपदा एवं आपदा प्रबंधन, अभी केवल आप प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यह जो प्रश्न है इसके साथ ही गहरे स्तर पर जुड़ा है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कहते हैं। ये पूरा यही कहानी है। यानी ये प्रश्न अलग है, लेकिन जो रागासा नामक चक्रवात आया हुआ है, टाइफून आया हुआ है, वो इसी समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हो रही और इसी वृद्धि से उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन रहे हैं। सेम रागासा के पीछे यही कारण है। अब उसके बारे में हम लोग कल विस्तार से बात करेंगे, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक सीमित क्यों, कल इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। फिर निबंध है, हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। रागासा प्राकृतिक नियम, इसको हम रोक ही नहीं सकते, वो आएगा आएगा, आपको इवैक्यूएट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रागासा का पाथ भी है बच्चों, याद रखें, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा उसका एरिया है, ये ठीक है, फिलीपींस से उठा है और आप देखिए इसका इंपैक्ट चाइना और इनफैक्ट लोग कह रहे हैं और आगे तक आएगा। तो अब इसका एक प्रश्न भी है, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, आप पढ़ेंगे। सुपर टाइफून रागासा एक महत्वपूर्ण जियोफिजिकल फेनोमिना है, इसके निर्माण के कारणों पर चर्चा कीजिए, यानी ये कैसे बनता है। तो प्राकृतिक कारण प्लस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की भूमिका इसको तीव्र करने में कैसे है यह बताइए। तो जो बहुत बढ़िया इसका आंसर मिलेगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब यूपीएससी की तैयारी और बेहतर ढंग से करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, और मिलते हैं कल। बाकी 11:30 बजे हिंदी साहित्य के बच्चे आए और अद्भुत ढंग से नई क्लास का आनंद। थैंक यू सो मच। और 2 बजे हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास।